अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सुबह पाकिस्तान। मैं हूं आपकी मेज़बान सलमा कौसर और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद शुएब। नाज़रीन, कभी कभी सवाल करना बड़ा महंगा पड़ जाता है, ना मुझे महंगा पड़ा है ना सलमा को महंगा पड़ा है, क्योंकि हमने सवाल किया ही नहीं है। सवाल जिसने किया है जवाब उसको महंगा पड़ा है। वी टॉक अबाउट एलन मस्क, सीईओ ऑफ ट्विटर। सवाल किया क्या मुझे सीईओ रहना चाहिए, एंड द आंसर वाज क्लियरली नो। जबरदस्त किस्म का आंसर था। 57.5% वोटर्स ने कहा कि जी आप रहने दें, आप ना रहे सीईओ, आप छोड़ दें। और तकरीबन 42.5% लोगों ने कहा कि ठीक है आप अपना ओहदा अपने पास रखें। लेकिन देखिए कितनी सुबकी की बात है कि आपने बड़े खुले दिल से पूछा कि क्या मुझे ओहदा रखना चाहिए, अब आपने सीधे ही ना कर दिया। मतलब बगैर सोचे समझे उन्होंने कहा नहीं, अब बिग नो। क्योंकि एक रीज़न ये भी हो सकती है बहुत ज़्यादा दिनों से वो खबरों में थे, कभी कलर चेंज कर रहे हैं, कभी वेरिफिकेशन के लिए नई नई स्ट्रैटेजीज ला रहे हैं। सीधे पंगे लोगे पायजाम तो ये तो होगा। और बहुत से लोगों की जो ब्लू टेक्स थे वो खत्म भी हुए, वेरिफिकेशंस खत्म भी हुई, तो ये लोगों की तरफ से गुस्से का इजहार भी हो सकता है। देखिए रिएक्शन तो आता है ना फिर, और रिएक्शन आया है तकरीबन एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन। तो उस एक्शन का रिएक्शन है 1,75,00,000 अफराद ने एलन मस्क के इस पोल में जो है वो वोट कास्ट किए थे, जिसका हमने आपके साथ नतीजा शेयर कर दिया कि भाईजान को इनकार हो गया है तसल्ली से। लेकिन देखें सिर्फ ये अनहोनी बात नहीं है शुएब, कुछ और भी अनहोनी बातें होती रहती है। जैसे कोई जानवर किसी बच्चे को जिंदा निगल ले और फिर जिंदा उसको वापस बाहर भी उगल दे, ये बड़ी स्ट्रेंज बात थी। और ये युगांडा से एक बड़ी स्ट्रेंज सी खबर हमारे सामने आई। वो थी जनाब दरियाई घोड़ा। उसने क्या किया कि 2 साला बच्चा उसको जिंदा निगल लिया। लोगों ने शोर मचाया, मारा पीटा होगा बेचारे उस दरियाई घोड़े तो ना कहो। हाँ बेचारा नहीं था, जालिम था, बड़ा खूनख्वार था। लेकिन देखो वो तो जानवर है ना, इंसान अशरफुल मखलूकात है, अकल है, आपको बच्चों के पास जाने नहीं देना चाहिए। अच्छा फिर जब उसको कोसा खूब मारा पीटा तो उसके बाद उसने वापस उस बच्चे को उगल दिया, बच्चा जिंदा सलामत बाहर आ गई। ये बड़ी एक अपनी तर्ज की एक मुनफरिद खबर है। ये जो वहाँ के जिस शख्स ने ये कारनामा सर अंजाम दिया ना, उसको बिल्कुल हीरो कहा जा रहा है, क्योंकि उसने बहादुरी के साथ इस दरियाई घोड़े से मुकाबला कर उस बच्चे की जान उसने बचाई है। चलिए जी बढ़ते हैं आगे, कुछ और खबरें हमारे पास हैं। और बात हम करते हैं अब स्नोफॉल की, नॉट इन पाकिस्तान ऑफ कोर्स, रशिया की बात हम करेंगे, क्योंकि वहाँ पर रिकॉर्ड टूटा है। रशिया में जो दारुल हुकूमत है मॉस्को, वहाँ पर 33 साल रिकॉर्ड ब्रेक हुआ है और एक दिन में 15 इंच बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है। शदीद बर्फबारी के बायस एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया है। अब मामलात ज़िंदगी मुतासर हुआ है, दरहम बरहम हो चुका है। ट्रैफिक का निज़ाम भी वहाँ पर मुअत्तल हो चुका है। 1 लाख से ज़ायद वर्कर्स मॉस्को में ऐसे हैं जो कि 12,000 से ज़ायद गाड़ियों को की जो बर्फ़ है वो साफ़ करने के काम में उनको लगाया गया है। बट अभी स्टिल वहाँ पर कहा यह जा रहा है कि वक्त और लग जाएगा। 1989 एंड 1993 दिसंबर, ये 2 साल और 2 मंथ जो हमने मेंशन किए, इसके वस्त में इस कदर बर्फबारी रिकॉर्ड की गई थी जो अब रिकॉर्ड की गई है। और शुएब मुझे एक इंटरेस्टिंग बात याद आ रही है, गाड़ियों के बैक पे आपने देखा हो कुछ जापानीज गाड़ियां ऐसी आती हैं जिनके बैक पे वाइपर लगा होता है। तो मुझे लगता था ये उन मालिक के लिए लगा होता है जहाँ पे बर्फबारी होती है तो पीछे वाला शीशा क्लियर करने के लिए ना। फिर मुझे पता चला ये सिर्फ एक ब्यूटी फीचर है, इसका कोई पर्पज नहीं होता। फॉग तो साफ करते हैं ना, वो नहीं करता, बैक वाला नहीं करता, उसमें बटन ही नहीं होता गाड़ी के अंदर। ये मुझे बड़ा लेट पता चला। तो भाई लोग अगर आप वाइपर लगाते हैं बैक पे तो उसका कोई बटन भी लगा दे ताकि वो काम भी करे। मैंने तो देखी वो गाड़ी का बटन भी होता है। अच्छा नहीं, जो मैंने देखी है उनका नहीं होता, सिर्फ एक ब्यूटी फीचर होता है। चले ठीक तो है, ये कुछ गाड़ी में नहीं होता होगा, कुछ में होता होगा। हाँ 50-50 है ना काम। लेकिन मैं कहती हूँ जितनी गाड़ियां हैं ना, जैसे बहुत सारी गाड़ियों में एयर बैग्स होते हैं, जरूरत पड़ने पे खुलते नहीं है, तो इसी तरह ये जो बैक वाला वाइपर होता है इसको भी चलना चाहिए वो इलाके खास तौर पे जहाँ पे बर्फबारी होती है, दुनिया में जहाँ जहाँ भी है, और स्पेसिफिकली इन पाकिस्तान। और ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया की अगर बात करें तो गाड़ियों के इस फीचर के साथ साथ उस दिन की भी बात करनी चाहिए जो आज मनाया जा रहा है, और वो है जनाब यकजहती का दिन। बात हो रही थी कि गुर्बत को कैसे खत्म किया जाए, तो मैंने शुएब को बड़ा अच्छा मशवरा दिया। मैंने कहा देखिए आपकी जेब में जितने पैसे हैं वो मुझे दे दें, मेरी गुर्बत खत्म हो जाएगी। लेकिन जब हम ग्लोबली बात करते हैं तो ऐसा नहीं होता। गुर्बत खत्म करने के लिए दुनिया भर से आपको जो आपका जो लोगों का रोज़गार होता है उसके लिए ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आपको प्रोवाइड करनी होती है। फिर आपको अपनी इकोनॉमी जो है उसमें बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करना पड़ता है, हर बंदे की इनकम का ख्याल करना पड़ता है। बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनका ख्याल रख के बहुत सारी स्ट्रैटेजीज़ बना के आप गुर्बत को ख़त्म कर सकते हैं। मोहम्मद उस्मान हमारे नुमाइंदे एक रिपोर्ट तैयार की है, इस दिन की मुनासबत से मिलकर देखते हैं।
इंसानी यकजहती का आलमी दिन गुर्बत के खात्मे के लिए ऐसे अज़्म का इजहार है जहाँ मुकालमे के जरिए मसाइल का हल ढूंढना है। कुदरती आफात से मुतासर अफराद की मदद का मामला हो, इंसानी हकूक की पामालियाँ हों या गुर्बत के खात्मे के लिए इकदामात करना मकसूद हों, इन तमाम मसाइल से निमटने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा ने 20 दिसंबर 2005 को इंसानी यकजहती का दिन मनाने की मंजूरी दी। इंसानी यकजहती का दिन मनाने का मकसद दुनिया भर में इंसानों के दरमियान इत्तेहाद और इत्तेफाक पैदा करना और हुकूमतों को बैनुल अक़वामी मुआहिदों की पासदारी को यकीनी बनाने की याद दहानी है। पाकिस्तान की मशहूर समाजी शख्सियत अब्दुस्तार ईदी ने रंग व नस्ल से बालातर होकर दुखी इंसानियत की मिसाली खिदमत की और आलमी सतह पर शोहरत पाई। वो ऐसी शख्सियत थे वो जब तक जिंदा रहे इंसानी खिदमत में कमाल करते रहे और बाद अज़ मर्ग दुनिया के लिए मिसाल बन गए। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों से सबसे ज्यादा मुतासिर होने वाला मुल्क है, जहाँ बारिशों और सैलाब से 3 करोड़ से ज्यादा अफराद मुतासिर हुए। वक्त का तकाजा है कि इनसे यकजहती का इजहार किया जाए और मुश्किल वक्त में इनका भरपूर साथ दिया जाए। मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय अफवाज की जानिब से मजलूम कश्मीरियों पर मुजालिम का सिलसिला जारी है, जिससे उनको अपनी जिंदगी जीना मुश्किल हो गया। इस मौके पर मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक की पामालियों के खात्मे के लिए भी दुनिया को अपना किरदार अदा करना होगा। ये आखिरी जुमला सबसे अहम जुमला है कि पूरी दुनिया को अपना किरदार अदा करना होगा। ये हम हर प्रोग्राम में ना सही लेकिन वक्तन फ़वक्तन ज़रूर कहते हैं। आलमी ताकतों को, आलमी फोरम्स को अपना किरदार अदा करना होगा। बढ़ते हैं जनाब आगे, कुछ और ख़बरें भी हम शेयर करते हैं और अब ज़रा आपको इस अर्थ से थोड़ा दूर लेकर जाते हैं। लेकिन हम बात जब सोलर सिस्टम की करते हैं, जब हम बात करते हैं कि किस तरीके से नासा मुख्तलिफ तस्वीर शेयर करते हैं, तो इस वक्त जो हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं थोड़ी सी बात हम इसकी करेंगे। खलाई एजेंसी नासा इसकी हबल स्पेस टेलीस्कोप ने हाल ही में एक एरिया ज़रा डिफरेंट एरियाज़ को नाम दिया होता है, तो NGC 6530 इसका एरिया का नाम है और इसकी एक शानदार तस्वीर खींची है और ज़मीन से तकरीबन 4350 नूरी साल की दूरी पर वाक़ है। ये सेजिटेरियस का जनूबी बुर्ज है, इसमें सितारों का ये झुरमट है जिसकी तस्वीर आपको इस वक्त हम दिखा रहे हैं, खूबसूरत है और हज़ारों सितारों का एक मजमुआ है ये जिसको हम देख रहे हैं। और वाकई लगता है कि जैसे कोई आसमान पर लैंटर्न्स जा रही हो, पर इट्स नॉट लैंटर्न्स, ये बिल्कुल एक डिफरेंट सा नज़ारा है और ये लगता है किसी ने ग्लिटर डाला हुआ है। ग्लिटर डाला हुआ है। अच्छा, कहा जाता है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा दर्जा हरारत, वहाँ की जो तेज़ हवा, मैं भी सोचा कि हवा वहाँ चलती होगी, बट एनीवेज कहा यह जाता है कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर, हवा जो वहाँ पे कंडीशंस है उसकी वजह से ये इतना ज़बरदस्त नज़ारा जो है वो देखने को मिलता है। शुएब, कहा जाता है कि जितने भी दूसरे सैयारे हैं वहाँ पे बाकी तो ज़िंदगी के तमाम आसार होते हैं, लेकिन कशिश शकल जो सिर्फ ज़मीन पे है वो ना होने की वजह से सर्वाइवल मुश्किल होता है, क्योंकि हर चीज़ हवा में है ना। किसी भी चीज़ को हमें ज़मीन अपनी तरफ खींचती है तो हमारे लिए ज़मीन पे चलना फिरना चीज़ें रखना आसान होता है। वहाँ पे हर चीज़ आपको तैरती हुई नज़र आती है हवा में, तो हवा तो ऑफकोर्स चलती होगी। लेकिन मनपसंद चीज़ों की बात करते हैं, ये तो हो गई आसमान की बातें। मनपसंद आपको पता है शुएब क्या होता है? गाजर का हलवा नहीं, और भी बहुत सी चीजें मनपसंद होती है। एक डिश होती है जिसका नाम होता है मनपसंद। अच्छा, आई डोंट नो ये कैसे बनती है, मैंने कभी खाई नहीं है, मैंने सिर्फ इसके बारे में सुना है, पढ़ा है, जानने की कोशिश की है। होती वाली मिठाई है, बिल्कुल मिठाई होती है और ये ननकाना साहब एक इलाका है, वहाँ पे ये बड़ी जबरदस्त किस्म की सौगात समझी जाती है और तकरीबन सर्दियों में देसी घी और मेवों से ये तैयार की जाती है। अब रेसिपी टोटली क्या होती है, मेवों के अलावा भी ज़ाहिर इसमें चीजें डलती और दिखती कैसी है? गाजर के हलवे से डिफरेंट लगती होगी ना, सूजी भी हो सकती है इसमें, आई डोंट नो दालें शालें क्या डलता है इसमें क्या कुछ होता है। अहमद माविया ने हमारे ननकाना साहब से रिपोर्ट हमें भेजी, देखते हैं। खालिस खोए, देसी घी, चीनी और मेवाजात से तैयार होने वाली ननकाना साहब की मशहूर सौगात मनपसंद मुल्क भर में पसंद की जाती है और मौसम सरमा में इसकी फरोख्त पहले से भी बढ़ जाती है। 6-7 मन दूध की ये बनती है डेली। खालिस दूध होता है, खोया होता है, चीनी होती है, घी वगैरह इसमें बादाम पिस्ता डाल के तैयार कर देते हैं। हर चीज़ खालिस होती है और जो भी आउटसाइडर आते हैं, पाकिस्तान से बाहर से आते हैं, ननकाने से बाहर आते हैं, जब ननकाने का वो विजिट करते हैं, मेहमानों के लिए भी लेके जाते हैं, खुद भी खाते हैं और बैरूनी मुल्क भी इसको लेके जाते हैं। घर आए मेहमान हो या मुख्तलिफ त्योहारों में शिरकत के लिए ननकाना साहब आने वाले सिख यात्री, हर कोई यहाँ से मनपसंद खाना और अजीजों कारब को तोहफा में देने के लिए इसे साथ ले जाना जरूरी समझता है। मेहमान बहुत ज्यादा पसंद करते हैं क्योंकि ये सर्दियों की सौगात है और ननकाना की बहुत ज्यादा मशहूर है। ये देसी घी से तैयार की जाती है। मेहमान आते हैं तो हम अल्हम्दुलिल्लाह उनको मनपसंद जो साथ भी देते हैं। मनपसंद ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਲਾਈਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਸੁਗਾਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ।
ननकाना साहब की ये मशहूर सौगात मर्द और खवातीन के साथ साथ बच्चों में भी यकसा पसंद की जाती है। ज़बरदस्त जी, ये तो हमने बात कर ली मनपसंद मिठाई की कैसे बनती है। चूंकि सलमा को नहीं मालूम था, मालूम तो मुझे भी नहीं था, मालूम तो कुछ लोगों को नहीं अब था, पता लग गया। अब पता चला ना फिर कैसे बनती है। हाँ। तो आपने और बनानी वैसे है। जावेद अहमद माविया को चाहिए जिन्होंने रिपोर्ट बनाई अपनी टीम के लिए यहाँ पे भेजे ताकि हम भी खा के बताएं कैसी होती है। सही बात है ना? असूलन तो ऐसे ही होना चाहिए। जिस तरह उस दिन मैंने शर्मीन से कहा, जब उन्होंने कहा कि हम गाजर के हलवे पे बात करेंगे, मैं कहा शर्मीन फिर तो गाजर का हलवा टेबल पर होना चाहिए। शर्मीन ने कहा तो था होना तो चाहिए, लेकिन बस उसने भी कह दिया, मैंने भी सुन लिया, हुआ ना वो। हाँ। तो लेट्स सी जी, किसी दिन बाकी गाजर का हलवा यहाँ पे होगा 1 किलो। लेकिन मैंने कल गाजर का हलवा खा लिया। वो लोग जो कहते हैं कि मैं डाइटिंग कर रही हूँ, वो देखिए, डाइटिंग नहीं कर रही हैं। अल्लाह ताला की नेमतों पे शुक्र अदा करना चाहिए और बेहतरीन तरीका शुक्र अदा करने का ये है कि आपको वो नेमतें चखनी चाहिए। चखनी नहीं चाहिए। खाए लेकिन हिसाब किताब से। मैंने हिसाब किताब से खाया, मतलब इतना सा गाजर का हलवा खाया होगा मैंने हार्डली। आर यू श्योर? यस। उसके अलावा क्या खाया था? देखो उसके अलावा मैंने थोड़ा सा खाना खाया था, इतना सा गाजर का हलवा। अल्लाह ताला की नेमत को छोड़ा नहीं जा सकता, ये हमारे लिए है ना भाई। ये इसलिए हो रहा है जनाब, ये जो मौसम चेंज होता है ना, इसकी वजह से हमारी ये आदत बदल जाती हैं। हाँ। जो सलमा गाजर का हलवा नहीं खा रही थी, वो सलमा गाजर का हलवा खा रही है। अब सलमा शॉल भी आजकल ढूंढने जा रही है जी कि अच्छी से शॉल लेनी है। हाँ। तो ये जो हम सर्दियों के आते ही अपने शॉपिंग के नए पैटर्न्स देखते हैं, अच्छा नई मैं भी कल गया, मैंने भी टर्टल नेक एक और ले लिया, मुझे टर्टल नेक वैसे ही बड़ा पसंद आया हुआ आजकल। तो सर्द मौसम में हर शहर में हम देखते हैं कि मुनफरिद ना सही बट लोगों की ना चॉइसेस बदल जाती हैं। हाँ। गर्म शॉल ज़ायरा लेनी है, गर्म कपड़े उन्होंने लेने हैं, खाने पीने की अशिया के साथ साथ ये जो लॉन्ग कोट और ये सारी जो गर्म मलबूस आता है, इसकी मांग में इजाफा हो जाता है। कोयटा वहाँ पे बड़ी ठंड है जनाब, तो कोयटा लेकर चलते हैं। वहाँ से सरफराज शेख ने इसी हवाले से रिपोर्ट तैयार की है, देखते हैं। कोयटा समेत बलूचिस्तान के सर्द इलाकों में सर्दी से बचाव का खास एहतमाम किया जाता है। कबायली रिवायात की पासदारी लिए गर्म चादर यानी पट्टू और जुब्बा, जिसे पश्तो में ब्रांडई कहा जाता है, बतौर खास इस्तेमाल की जाती हैं। पशम से बनी गर्म चादरें खून को शदीद मौसम में हिद्दत बरकरार रखने का मुअस्सर जरिया हैं। सर्दी के लिहाज से माशाल्लाह बहुत बेहतरीन है और इससे सर्दी कंट्रोल हो जाता है। तकरीबन 10-15 क्वालिटी इसमें आता है। इसमें खाली सूल वाला जो है ना, वो तकरीबन 50,000 1 लाख रुपए तक दाना होता है। तकरीबन मुख्तलिफ दागों में बना हुआ है। ज़्यादातर जो है ना जो इस्तेमाल होता है, डिमांड ज़्यादा होता है, वो ऊल का चादर का होता है। ऊन, सिल्क, ब्रोकेड और कॉटन से बने मुख्तलिफ रंगों के पट्टू इलाकाई तौर पर बेहद मकबूल हैं। इस शाल के बगैर सर्दी में गुजारा नहीं। टेम्परेचर माइनस पे भी चला जाता है तो सर्दी बहुत खासी बढ़ जाती है, लेकिन जब शाल नहीं हो तो सर्दी कंट्रोल नहीं होता है। नौजवान और बुजुर्ग मौसम की खूबसूरती लिए इस पहनावे के साथ मुनफरिद और जाजिबे नजर दिखाई देते हैं। सर्दियों का एहतमाम हो और गर्म शॉलें, ये नज़ारा दिल को खूब भाता है। वाह, ये पाकिस्तान की एक और सौगात। मिठाई के बाद शॉलें, बड़ी खूबसूरत शॉलें पाकिस्तान में बनती है। अब जरा पाकिस्तान से चलते हैं जर्मनी की तरफ, बर्लिन की तरफ, जहाँ पे एक ऐसा वाक़या पेश आया जो कि थोड़ा सा सैड है। बहुत सारी मछलियाँ थी एक एक्वेरियम के अंदर, एक्वेरियम फट गया और ये जो इतनी खूबसूरत प्यारी प्यारी सी जितनी भी फिशेस थी, ये इम्पोर्टेड थी। बोले तो फॉरनर्स थी ये सारी, बेचारी पता नहीं कहाँ से इंपोर्ट करके इनको लाया गया था, लेकिन एक्वेरियम फटने से एक भी जो मछली थी वो ज़िंदा नहीं बची। इतना खूबसूरत, इतना बड़ा ये एक्वेरियम था कि शीशे के टुकड़े बिखर गए हर जगह पे, और इसमें कुछ नायाब नस्ल की मछलियाँ भी शामिल थीं जो कि ज़िंदा नहीं बची। तो मुझे बड़ा दुख हुआ पर्सनली ये देख के कि मछलियाँ सारी बेचारी मर गई। और 2 अफराद सलमा वहाँ पर जख्मी भी हुए हैं इसी वजह से, इस वाक़ये की वजह से। यस, चलें जी बढ़ते हैं आगे। एक और ख़बर हमारे पास सर, वो भी कुछ पिक्चर्स यानी फोटोग्राफी से रिलेटेड है। नॉर्दर्न लाइट्स का जिक्र हम करते हैं, यानी हम ज़मीन के नॉर्थ साइड पर आपको लेकर चलते हैं, यानी शुमाली लाइट्स यानी नॉर्दर्न लाइट्स कहा जाता है। देखिए नज़ारा खूबसूरत सा, और यूँ तो इस नज़ारे के लिए जो मंथ्स कहा जाता है ना, वो होता है सितंबर से लेके अप्रैल तक, और जनूबी समत में अगर यही आपने नज़ारा देखना तो फिर मार्च से लेकर सितंबर तक का वो वक्त होता है। और इस नाकाबिल यकीन कुदरती नज़ारे को देखने का बेहतरीन वक्त जो है वो बहार और ख़ज़ां, ज़ाहिर है हम देख रहे हैं कि वो 2 सीजन्स होते हैं। और किसी जगह अगर आप नहीं जा सकते, यानी नॉर्थ पे भी
اور ساؤتھ پہ بھی جہاں پہ یہ نظارہ جن اسپیسیفک منتھس میں ہو تو پھر یہ تصویریں آپ ہی کے لیے ہم نے کٹھی کہ نہ سلمہ جا سکتی نہ میں جا سکتا ہوں تو ہم ان تصویروں پہ گزارا کر سکتے ہیں. آپ نے ہمارے ساتھ کرنا ہے گزارا ان تصویروں پہ. تصویریں بہت خوبصورت ہیں, گرین سی لائٹس زیادہ نظر آ رہی ہیں اس میں, اور یہ کیپچر دی ایٹلس, یس یہ ایک سالانہ ایک ناردرن لائٹس فوٹوگرافر آف دی ایئر کا 5واں ایڈیشن ہے جو کہ جاری کیا گیا ہے, اور ٹریول فوٹوگرافی بلاگ اسے کہتے ہیں. کینیڈا سے لے کے ڈنمارک, آئس لینڈ اور نیوزی لینڈ تک دنیا بھر سے جو لی گئی تصاویر ہیں اس وقت ہم نے آپ کو وہ دکھائی ہیں جو کہ ناردرن لائٹس ہی ہیں, چونکہ یہ وہ منتھس ہیں جن میں اس کو کیپچر کیا جاتا ہے. بہت خوبصورت لائٹس ہیں یہ شعیب. اب ذرا میں کہتی ہوں ایک بار پھر سے پاکستان آ جائے, کیونکہ دنیا بھر کی چیزوں کا جب ذکر ہوتا ہے تو پاکستان کی بات نہ ہو تو یہ بڑی مجھے ایسی بات لگتی ہے کہ جیسے ہمارے جملے ہماری باتیں ادھوری سی رہ گئیں. سنتروں کی بات کر لیتے ہیں جو کہ ہمارا جو کے پی کا ضلع ہے ملاکنڈ, وہاں پہ بڑے زبردست, ویسے تو سرگودا میں بڑے اچھے کینو ملتے ہیں, اسی طرح مالٹوں کی بہت سی اقسام ہوتی ہیں, تو سنتروں کی بات کریں تو وہ جناب ملاکنڈ میں بہت اچھے ملتے ہیں, اور ان کا جو ذائقہ ہوتا ہے اس کی منفرد پہچان ہوتی ہے. اچھا, اورنجز کی فیملی بھی بڑی واسٹ ہے نا. میں ایک سوال کروں اسی بارے میں, ایک سوال آ گیا. آج اگر آپ نے سوال کا جواب صحیح دیا تو جو آپ مانگیں گے آج آپ کو ملے گا. بس میں پہلے مانگنے والی چیزوں کی لسٹ بنا چلے, آپ سوال صرف یہ ہے, از اورنج اے فروٹ اور اے کلر؟ بوتھ. نہیں, یہ کیا جواب ہوا بھئی؟ آپ کو ایک دیکھو آپشن اورنج فروٹ بھی ہے اور کلر بھی ہے, اور فروٹ کا کلر بھی تو ہے نا, وہ بھی تو اورنج ہے. فیل, بالکل فیل, 0 نمبر. نہیں, دیکھیں میں نے سوال کا اچھا جواب دیا ہے, دونوں چیزیں ہیں, اور میں نے بہت سمارٹلی بتایا کہ فروٹ کا کلر بھی اورنج ہے, تو یہ دونوں چیزیں ہو گئی. تو اب میری فرمائشوں کی لسٹ ابھی بنے گی, لیکن ہمارے پاس سہیل احمد دانش کی ایک رپورٹ ہے کے پی کے سنتروں پہ, وہ آپ کو دکھاتے ہیں. ضلع ملاکنڈ کی وادی پلئی اور ورتیر کے مالٹے ذائقے اور لذت کے ساتھ ساتھ رنگت کے اعتبار سے بھی اپنی الگ پہچان رکھتے ہیں. سردیوں کے آغاز کے ساتھ ہی ان مالٹوں کی پیداوار شروع ہو جاتی ہے اور یہ سلسلہ مارچ تک جاری رہتا ہے. پتلا چھلکا, سرخ رنگت اور بھرپور رس ان مالٹوں کی خاصیت ہے. یہاں کا مالٹا ایک منفرد ذائقہ کا مالٹا ہے, تو میں نے خود بھی کھا لیے, انشاءاللہ گھر بھی لے جاؤں گا. پلئی میں مالٹوں کی تقریباً 300 سے زائد چھوٹے بڑے باغات ہیں. ایسے ہی ایک باغ کے مالک اور کاشتکار کا کہنا ہے کہ ملاکنڈ میں مختلف اقسام کے مالٹے پیدا ہوتے ہیں, جن میں ذائقے اور مٹھاس کے حوالے سے ریڈ بلڈ سب سے مشہور ہے. پلئی میں مالٹا 4-5 قسم کے پیدا ہوتے ہیں. ریڈ بلڈ ہوتا ہے, کالا بلڈ ہوتا ہے, شکری ہوتا ہے, واشنگٹن لیول ہوتا ہے, فروٹر ہوتا ہے اور کینو. لیکن اصل میں پلئی کا جو اصل پیداوار جس کی وجہ سے پلئی کا مالٹا مشہور ہے وہ ریڈ بلڈ مالٹا ہے. موسمیاتی تبدیلیوں اور باغبانی کے روایتی طریقوں کے استعمال سے مالٹوں کی پیداوار میں بتدریج کمی واقع ہو رہی ہے. اس سلسلے میں کاشتکاروں کو جدید باغبانی کے حوالے سے سائنسی بنیادوں پر تربیت فراہم کرنے اور منڈیوں تک رسائی کے لیے مواصلات کا بہترین نظام قائم کرنے کی اشد ضرورت ہے, تاکہ مالٹوں کی پیداوار میں اضافے کے ساتھ ساتھ ان کی برآمد کو بھی فروغ دیا جا سکے. چلیں جی بڑھتے ہیں آگے. ایک اور خبر ہمارے پاس ہے, اور وہ جناب ہے کہ 13 سال میں یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ یورپی خلائی ایجنسی نے تربیت یافتہ جو خلاباز یعنی ایسٹروناٹس ہیں ان کی ایک نئی کلاس کا اعلان کیا ہے. پیراسٹروناٹ اس کلاس کو نام دیا گیا ہے. یورپی خلائی مسافروں کی اس کلاس میں 5 خلانوردوں میں خلابازوں کی جو ریزرو پول ہے اس کے 11 اراکین میں جسمانی معذوری کے ساتھ بھی ایک ایسٹروناٹ کو شامل کیا گیا ہے, اور انسانی خلائی پرواز اور مستقبل کے ممکنہ مشنز میں جو افراد باہم معذوری کے خلاباز ہیں ان کو شامل کرنے کے قابل عمل جو منصوبے ہیں اس میں وہ حصہ لیں گے. تو ایک نئی کلاس اس کا اعلان کیا گیا, اور اس پر ہم نے سوچا کہ وی جسٹ تھاٹ ٹو شیئر دس ود یو اینی ویز. اب بڑھتے ہیں آگے ایک چھوٹی سی بریک کی طرف. بریک سے واپس آئیں گے تو موضوع کی طرف بڑھ جائیں گے. ساتھ رہیے پی ٹی وی اینڈ صبح پاکستان کے ساتھ.
भारतीय हुकूमत ने मकबूजा जम्मू कश्मीर में आर्जी तौर पर मुकीम भारतीय शहरियों को नाम नहाद असम्बली इंतखाबात में वोट डालने की इजाज़त देकर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की धज्जियां उड़ा दी हैं। शिमाली कोरिया में कोरोना की सूरत हाल क्या है और जनूबी कोरिया पर वबा के फैलाव का इल्ज़ाम क्यों लगाया जा रहा है, इसकी जिम्मेदारी अफगानिस्तान के अंदर किस पर आयद की जा सकती है जो आज अफगानिस्तान के हालात हैं। आपकी टीम और आप दाद के मुस्तहिक है कि आपने पूरा जो मसला है उसकी आप 1-2 मिनट में उसका अहाता आप लोगों ने बड़े अच्छे अंदाज से किया। नैंसी पेलोसी ने इस विजिट से जो है ना ईस्ट एशिया के अंदर एक नई किस्म की जो है जंग डाल दी। जो लोग HIV पॉजिटिव आ जाते हैं तो उसके लिए इलाज मौजूद है और जो इलाज है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। जो इंग्लिश क्रिकेट टीम है ये यहाँ पर टेस्ट मैचेस खेलने के लिए मौजूद है। कितना तारीखी लम्हा है ये खास तौर पर क्रिकेट फैंस के लिए। रोज एक नई सुबह, नए चेहरों, नए अंदाज के साथ। आपके मनपसंद सितारे होंगे हमारे साथ। ढेरों खुशियों के साथ करेंगे हल्ला गुल्ला, मस्ती और मजाक। मेरी होगी आपसे एक बार फिर मुलाकात आपके मेरे PTV होम पर। वेलकम बैक नाजरीन। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आज का हमारा जो पहला है प्रोग्राम का वो है होम्योपैथिक तरीका इलाज, जिसके बारे में हम हमेशा सुनते हैं। बहुत सी मेडिसिन को अवॉइड करने के लिए हम कहते हैं कि होम्योपैथिक मेडिसिन खाएं और जहन में ये सोच होती है कि अगर हम होम्योपैथिक मेडिसिन खाएंगे तो अगर फ़ायदा नहीं होगा तो नुकसान भी नहीं होगा। क्या वाकई नुकसान नहीं होता? ये सिर्फ हमारे सोचने की बात होती है। फिर बहुत से ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि बहुत सीरियस कंसर्न की बीमारियाँ होती हैं जो बहुत जल्दी आपको मौत की तरफ ले जाती हैं, लेकिन उसके बावजूद वो आम कन्वेंशनल जो तरीका इलाज है उसके बजाय होम्योपैथिक मेडिसिन को प्रेफरेंस देते हैं। उसकी वजह क्या होती है, क्या ऐसा करना चाहिए, ये सारी बातें और इसके अलावा ये भी डिस्कस करेंगे कि अगर 200 साल पहले जो होम्योपैथिक का कॉन्सेप्ट था जिसमें कहा यह जाता था कि आपका जो जिस्म है उसके अंदर सलाहियत मौजूद है कि वो बीमारियों से लड़ सके, तो अगर जिस्म के अंदर सलाहियत मौजूद है तो फिर होम्योपैथिक मेडिसिन की ज़रूरत क्यों पेश आती है। ये सारी वो कुछ मिसकंसेप्शंस हैं और कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको वेरीफाई करना ज़रूरी है कि ये ठीक है या नहीं। तो इस पर आज हम बात इस पर बात करने के लिए प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करें मारूफ डॉक्टर बनारस खान अवान साहब, मुल्क जाने पहचाने मारूफ होम्योपैथिक डॉक्टर हैं। सोसाइटी ऑफ होम्योपैथिक्स पाकिस्तान जो मुल्क की कदीम तरीन सोसाइटी, इसके साबिक सेक्रेटरी जनरल भी रह चुके हैं। वेलकम टू द शो सर, कैसे हैं आप? थैंक यू सर। और मेरे शहर से भी हैं जी, बिल्कुल वाकई से ग्राई निकल आए हो तो सर साढ़े ग्राई निकल आए हो। सर सबसे पहले हम चाहते हैं कि एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ होम्योपैथिक, इसकी हिस्ट्री क्या है? जी, बहुत अच्छा सवाल है और जैसा मैडम ने कहा कि बहुत सारी मिसकंसेप्शंस भी हैं, हम उस पर भी बात करेंगे, हर चीज़ वाजे करेंगे। ये असल में ये एक नज़रिया है। ठीक, नज़रिया ये है कि वो चीज़ जो आपको बीमार करती है वही किसी शक्ल में आपको शिफायाबी भी देती है। सही। पुरानी किताब बाइबल में लिखा हुआ है कि वो तलवार जो आपको ज़ख्म देती है वही आपका ज़ख्म मंदमल भी करती है। बल्कि इसमें मैम वो एक इंडिया का एक गाना है, उसका बोल आपको बताऊंगा कि कहा गया कि तुम ही ने दर्द दिया तुम ही दवा देना, और ये होम्योपैथी लाइक क्योर्स लाइक। ओके, अच्छा, इसमें कुछ 200-250 साल पहले एक जर्मन डॉक्टर था, एलोपैथिक डॉक्टर था, तो उसको एक मटीरिया मेडिका ट्रांसलेट करते वक्त एक चीज़ मिली कि ये जो चाइना होती है, कायना इसको कहते हैं, एक दरख्त की खाल है, कुनैन जिससे बनती है। राइट। तो मलेरिया होता था तो कुनैन दी जाती थी मलेरिया में बहुत ऑलरेडी। तो उसे ख्याल आया कि ये जो कुनैन जो मलेरिया में दी जाती है, अगर इस कुनैन को मैं खाऊंगा तो क्या होगा। तो अल्लाह का निज़ाम है, जब वो कोई चीज़ बंदे पे
واضح کرنا چاہتا ہے تو اتفاقات میں اس کے ذہن میں یہ خیال آیا، تو اس نے وہ کنین جو درخت کی چھال تھی وہ کچی کروڈ حالت میں کھائی تو ملیریا جیسی علامات ہو گئی، اس کو بخار ہو گیا، سردی لگ گئی. یعنی باڈیز ہی اینٹی باڈیز بنا رہی ہوتی ہیں. ایگزیکٹلی. تو اس نے کروڈ حالت میں جب وہ دوا کھائی تو اس کو ملیریا جیسی بیماری آ گئی، بخار ہو گیا. تو کنین آلریڈی ملیریا کے بخار میں دی جاتی تھی، تو اس کو کہتے ہیں سمیلیمم، یعنی سمیلر طریقے سے علاج. تو وہاں سے اس نے پھر وہ کنین کو ڈیلیوٹ حالت میں پھر کھایا، پھر وہ ٹھیک ہو گیا. اس نے بار بار یہ تجربہ کیا. تو یہاں سے یہ نظریے نے جنم لیا کہ سمیلر چیز جو ہوتی ہے، جب آپ وہ کسی چیز کو کروڈ حالت میں آپ کھاتے ہیں اور آپ کو کوئی بھی پرابلم آتی ہے تو اس کو اگر ڈیلوٹ حالت میں دیا جائے گا تو اس کو کیور کر دے گا. اسی پر ہمارا سارا نظام بیسڈ ہے. اس کو بالمثل طریقہ علاج اس لیے کہا جاتا ہے. لیکن سر یہ جو کینسر جیسی بیماریاں ہوتی ہیں یہ تو کوئی چیز کھانے سے نہیں ہوتی، یہ تو سم ٹائمز جینیٹک، اور ابھی تک ہم ایکسپلور نہیں کر پائے کیا ریزنز ہوتی ہیں. کیا اس کا علاج بھی پھر موجود ہوتا ہے؟ جی یہ بھی آپ کا بہت اچھا سوال ہے. دیکھیں جس کو ہم کینسر کہتے ہیں نا، یہ ایکچولی بیماریوں کی بہت ایڈوانس سٹیج ہے، فائنل، جہاں پر آپ سمجھیں دیر از نو ریٹرن. لیکن جب کسی کو کینسر ڈیولپ ہوتا ہے تو اس سے پہلے وہ بہت سارے مراحل سے، بیماریوں کے مراحل سے گزر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو کینسر کا، بلکہ میں یہیں پر آپ شروع کروں کہ یہ اکثر پوچھا جاتا ہے جی کینسر کا علاج ہومیوپیتھی میں ہے، تو یہی میں اس کو واضح کر دیں. اس کے دو جواب ہیں، یس اور نو. اب آپ کہیں گے کہ یس اور نو کیسے ہوا؟ تو پہلے ہم نو پر اس لیے آتے ہیں کہ اس وقت تک کوئی بھی سسٹم آف تھراپیوٹکس کینسر کے حتمی علاج کا کلیم نہیں کر سکتا، اینڈ ہومیوپیتھی آلسو. لیکن یس کس طرح سے، یہ بڑی دلچسپ بات ہے. ہم سمجھتے ہیں ہومیوپیتھی نظریہ علاج کے مطابق جب کینسر ڈیولپ ہو چکا ہوتا ہے، جب لیب ٹیسٹ اس کو ایکنالج کر رہے ہوتے ہیں، جب ڈائگنوز کر رہے ہوتے ہیں، then it becomes incurable. لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ کینسر سے پہلے ایک سٹیج ہوتی ہے جسے پری کینسر سٹیج کہا جاتا ہے. جب اس کو لیب رپورٹ ڈیٹیکٹ نہیں کر رہی ہوتی لیکن وہ بندہ کینسر کی طرف جا رہا ہوتا ہے، ایک ٹرانزیشنل سٹیج میں ہوتا ہے، وہاں ایک ہومیوپیتھ سائن اینڈ سمٹم سے، جس کو ہم سائن علامات کہتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ایک پری کینسر سٹیٹ میں ایک سرٹن سیٹ آف سمٹمز ہوتے ہیں. اگر اس پر علاج کیا جائے تو کینسر ڈیولپ ہی نہیں ہوگا. اسی لیے ہم یہ ریکویسٹ بھی کرتے ہیں کہ دیکھیں ہمارے پاس پیشنٹ اس وقت آتا ہے کینسر کا جی جب وہ ساری طرح سے تباہی ہو چکی ہے، انکیوریبل ڈکلیئر ہو چکا ہے جی، جاڑ پھونک بھی ہو چکی جی، گٹ تویز بھی ہو چکی، پھر کہتے ہیں ان ہومیوپیتھ کو لے جاؤ. دا ٹائم ہی visits a homeopathic clinic, it is too late. پلوں کے نیچے سے بہت سارا پانی گزر چکا ہوتا ہے. ہم یہ ریکویسٹ کرتے ہیں بھائی آپ پہلے کیوں نہیں لاتے؟ بلکہ ہومیوپیتھی تو یہ کلیم کرتی ہے کہ جتنی بھی سو کالڈ انکیوریبل ڈیسیزز ہیں، اگر ان کو ان ٹائم ہومیوپیتھک ٹریٹمنٹ دیا جائے تو وہ سٹیجز ہی نہ آئے. ہم تو وہاں پر ہم تو روٹ کاز کو ایلیمینیٹ کرنے کی اس کا مطلب یہ سر ہومیوپیتھک وہاں پہ قابل عمل ہے جہاں پہ ہم انیشل سٹیجز پر ہیں کسی بھی بیماری کے، ایگزیکٹلی آغاز میں ہے، تو ہومیوپیتھک طریقہ علاج قابل عمل ہے، ورنہ نہیں ہے. ورنہ اب میں اس ورنہ کو بھی تھوڑا کلیئر کروں. جی ہم مکمل نہیں کہہ سکتے. ٹھیک ہے. There is a lot to be done even at the terminal stage of the patient. No issue whether he is a cancer patient or he is of any incurable disease. وہاں مینجمنٹ کا لفظ آتا ہے، مینجمنٹ کی جا سکتی ہے. ایسے ہی مریض کا جو آخری ٹائم ہے اس کو پرسکون بنایا جا سکتا ہے. دیکھیں زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں، بے شک. اور ایون ایلوپیتھک میں بھی تو ایسے ہی ہے سر، جب آپ بیماری سے نہیں لڑ پاتے، یعنی بیماری ایسے جو کیوریبل نہیں ہے، تو پھر آپ صرف اور صرف سکون کی دوائیں دیتے ہیں، مینج کرتے ہیں، اس کے سمٹمز کو ٹریٹ کرتے ہیں، درد نہ ہو اس پر بات کرتے ہیں. ہمارے پاس ایسے کینسر کے مریض آتے ہیں، ہومیوپیتھک میں پین کلرز ہوتے ہیں. جی وہ میں پین کلر کو بھی ذرا سا پھر الگ سے ڈیفائن کروں گا. یہ آپ اپنا سوال ذرا سنبھال کر رہے ہیں. میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جب ایک کینسر فلی ڈیولپڈ کینسر کیسز ہمارے پاس آتے ہیں، انہیں پتہ ہے جب انکیوریبل ہیں تو ہر جگہ جاتے ہیں، ہمارے پاس بھی آتے ہیں، تو ہم ان کو یہ کہتے ہیں بھی دیکھیں کوئی کلیم نہیں ہے کہ ہم کیور کریں گے اس کو، لیکن جو روزمرہ روٹین ہے پیشنٹ کی وہ کمپیریٹیولی بہت بہتر بنا دی جائے گی.
جو وہ تھوڑا بہت کھانا کھاتا ہے، اس کی جو پینز ہیں، وہ جو چیزیں ہیں، اس کا جو تکلیف کم ہو جائے گی، پیسفل ڈیتھ یوں سمجھ لیں، الٹیمیٹلی ہی ہیز ٹو. لیکن اس کے لیے بہت کچھ ہے. ابھی میں آپ کے سوال پر آتا ہوں، پین کلر والا، یہ بڑی خاص بات ہے. ایز سچ دیر از نو اسپیسیفک پین کیئر ریمیڈی میڈیسن ان ہومیوپیتھی. ٹھیک. بٹ اٹ مینیجز، اٹ ریمووز دا پین. وہ کیسے ہے؟ اصل چیز ہے، دیکھیں آپ کی باڈی کو ٹیون کرنا. اب ایک سر درد ہے، کنونشنل طریقے علاج سے ہے نا جی، ہر بندہ ایک ان پڑھ بھی جانتا ہے، پیناڈول دے دیں جی، بروفن دے دیں جی، پین کلر دے دیں جی. لیکن ہمارے یہاں انڈیویژول پیشنٹ ہیز ٹو بی ڈیلٹ وتھ پین. رائٹ. وہ سر درد ہے تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ درد سر کے واسطے سندل لگانا ہے مفید. اس کا گھسنا اور لگانا درد سر یہ بھی تو ہے. یعنی ہمارے یہاں آپ کا سر درد ہے، میڈم کا سر درد ہے، میرا سر درد ہے، کوئی ضروری نہیں کہ ایک ہی دعا سے تینوں کے سر درد ٹھیک ہوں گے. ہمیں پروب کرنا پڑتا ہے جی. آپ کو رستے میں آپ لیٹ ہو گئے، آپ کو ٹینشن ہوئی، آپ کو سر درد ہو گیا، انہیں رات نیند نہیں آئی، صبح اٹھیے سر درد ہے، ہم نے کچھ کھایا پیا، فوڈ پوائزننگ کو سر درد، تو ہم علیحدہ علیحدہ کاز پہ جائیں گے. ٹھیک ہے. صحیح. اور اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ہم کلیم کرتے ہیں مکمل کیور کا. سمپل مینجمنٹ نہیں ہے، ادھر سے گولی کھائی 2 گھنٹے بعد ٹھیک ہو گیا، 2 گھنٹے بعد پھر ہو گیا، پھر نہیں. ہم کہتے ہیں مکمل، جیسے مائیگرین ہے، بہت ساری چیزیں ہیں. روٹ کاز کو ٹریٹ کرنے کے لیے ٹیسٹ بھی تو ضروری ہوتے ہیں. میں نے کبھی ہومیوپیتھک ڈاکٹرز کے بارے میں نہیں سنا کہ وہ کوئی لیب ٹیسٹ بھی لکھ کے دیتے ہوں. یہ بھی آپ کا بہت اچھا سوال ہے. ویور یہاں بھی دیکھ رہے ہوں گے، یہ ٹوٹلی ایک الزام ہے. اچھا. ہاں، بلکہ اگر اس کو بہتان بھی کہا جائے تو یعنی ٹیسٹ کرواتے ہیں جی. کوئی ہومیوپیتھی سسٹم کسی بھی ٹیسٹ کے خلاف نہیں ہے. ہم خود پیشنٹس کو ٹیسٹ لکھ کر دیتے ہیں. ہاں، ڈائگنوزنگ از مسٹ. دیکھیں، ایک بندے کو ہیپاٹائٹس ہے، پازیٹیو ہے، ٹھیک ہے، کسی کو پیپٹک السر ہے، ایچ پائلوری ہے، یورک ایسڈ ہے، شوگر ہے، تو یہ ٹیسٹ ہی سے تو پتہ چلے گا نا. ٹیسٹ کا ہمیں یہ فائدہ پہنچتا ہے کہ ہم پھر یہ جو کہتے ہیں نا پروگنوسس، ہمیں پتہ چلتا رہتا ہے کہ ابھی کہاں کس لیول پر ہے. ایک بندے کا یورک ایسڈ 8 ہے، 9 ہے، ہم نے اس کو دوائی دی تو ہم کہیں گے جی 15 دن بعد 10 دن بعد دوبارہ ٹیسٹ کرا لیں. کولیسٹرول ہائی ہیں، لو ہیں، ہر چیز ہے، تو ٹیسٹ تو مسٹ ہے. ذرا ٹیسٹ ہوگا تو معلوم ہوگا کہ ایشو کیا تھا. جی ٹیسٹ بالکل. اور سر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہومیوپیتھک میڈیسنز میں اسٹیرائڈز بھی ہوتے ہیں، کیا ایسا ہے؟ جی اچھا ہوا آپ ہر چیز آج کلیئر کروا رہے ہیں. دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ابسلوٹلی ناٹ کسی بھی میڈیسن میں کوئی اسٹیرائڈز فری ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. ہمارے ہاں تو یہ بیچاری تو انرجی میڈیسن ہے، ان میں میٹیریل مالیکیول نام کی چیز ہی کوئی نہیں ہوتی. اس پر میں بعد میں آؤں گا. لیکن جہاں تک اسٹیرائڈز کا تعلق، ہم سے بھی کئی دفعہ اصل میں ایک مسکنسیپشن یہ ہے کہ ہومیوپیتھک دوائیں دیر سے اثر کرتی ہیں. ہم نے فرض کریں ایک مسکنسیپشن ہے. ہاں، یہ بھی مسکنسیپشن. یہ مسکنسیپشن ہے. جی ہاں سر، دیر سے کرتی ہیں. ہاں، اس سوال کو بھی سوال کر رکھے، اس پر بعد میں آتے ہیں. اب اسٹیرائڈز کے حوالے سے فرض کریں ہم کسی پہ مریض کو آج دوائی دیتے ہیں، اس کو مائیگرین ہے، دوسرے دن وہ آتا ہے، وہ کہتا ہے جی مجھے تو ہوئے ہی نہیں، میں تو ساری رات بہت سکون سویا، کیا اس میں آپ نے اسٹیرائڈز تو نہیں ڈالے ہوئے؟ یہ ایسا سوال ہے جس کا ہمیں اکثر سامنا کرنا پڑتا ہے. اب میں اس کو یہ کہتا ہوں بھائی دیکھیں، اگر بالفرض میں نے ڈالے بھی ہیں تو میں کیسے کہوں گا؟ ایک بندہ دودھ میں پانی ڈالتا ہے، آپ اس کو کہتے ہیں بھائی دودھ میں پانی تو نہیں ڈالتے ہو؟ وہ کہے گا ہاں باجی میں تو ڈالتا ہوں پانی. کیسے ممکن ہے؟ میں کہ دیکھیں، بہترین طریقہ ہے یہ پوڑیاں جو ڈیلوشن جو میں نے آپ کو دیا ہے، جا کر NIH سے ٹیسٹ کروا لو، دودھ کا دودھ، پانی کا پانی ہو جائے. بہترین طریقہ. اور ویسے یہ ہے کہ ہم اسٹیرائڈز نہیں یوز کرتے، ہم نہیں ڈالتے. اچھا سر، یہ جو ہومیوپیتھک میڈیسن اور ایلوپیتھک میڈیسن یہ دونوں اکٹھی بھی لوگ استعمال کرتے ہیں، یعنی کوئی سیریس بیماری ہے تو لوگ کہتے ہیں ہومیوپیتھک میڈیسن بھی لے لیتے ہیں، دوسری بھی یوز کرتے رہتے ہیں، کیا پتہ کوئی ایک اثر کرے. کیا یہ کرنا چاہیے؟ ماشاءاللہ بہت اچھے سوالات لے کر آئی ہیں، میں اس پر بھی آتا ہوں. دیکھیے، ہمارے پاس اگر ایک پیشنٹ آتا ہے اور وہ کوئی ایلوپیتھک یا کوئی حکیمی دوا نہیں لے رہا تو ہم اسے کوئی حکیمی دوا یا ایلوپیتھک دوا ریکمینڈ بھی نہیں کرتے، پیور ہومیوپیتھک دوائی دیتے. لیکن پریکٹیکلی آج کل جو ہو رہا ہے، ہر چوتھا بندہ BP کا مریض ہے، شوگر کا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ
یورک ایسڈ ہے وہ ان اوائڈیبل ہے کہ وہ ڈیلی وہ میڈیسن لے. ہم وہ دعا نہیں روکتے, اس دوائی کو ہم مکمل اس کو کہتے ہیں بھئی آپ نے یہ دوائیاں نہیں چھوڑنی. ٹھیک ہے. اس کے اور اپنی دوائی کے درمیان ہم ایک وقفہ دے دیتے ہیں احتیاطاً کہ اس وقفے کے بعد یہ لے لینا. اچھا. پلس ہم کہتے ہیں ود دا فنکشن آف ٹائم ہم آپ کی اس دعا کو ٹیپر آف کریں گے. ایک بندہ وہ دوسرے سسٹم کے اسٹیرائڈز لے کر آ رہا ہے, اس کو لینے پڑ رہے ہیں, تو ہم اس کو ایک سرٹن پیریڈ آف ٹائم تک کوئی بھی نہیں چھیڑتے ان دعائیں کو. اچھا, لیکن آہستہ آہستہ اس کی باڈی کو ٹیون اپ کرتے ہیں. ایگزیکٹلی. اور اس کے لیے ٹائم چاہیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جو اس کے لیب ٹیسٹ, اس کا فزیکل بینگ, اس کا اپنا جو مینٹل لیول ہے, ایموشنل لیول ہے, وہ ہم دیکھتے ہیں کہ امپروو ہو رہا ہے. اور یہ بھی کہ یہ دوا اثر کر بھی رہی ہے. دعا وہ خود بخود یہی پیرامیٹرز ہیں نا. یس. کہ مریض جب ویل بینگ فیل کرتا ہے تو ہم سمجھ رہے ہیں کہ دعا اثر کر رہی ہے, تو پھر وہاں سے اس کو ٹیپر آف کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. جتنا آلات اجازت دیتے ہیں, جتنا لیب ٹیسٹ اجازت دیتی ہے اس کے ہر قسم کی بیماری میں. جی ہر قسم کی بیماری. شوگر میں بھی. شوگر میں بھی. اب شوگر کا میں آپ کو بتاؤں, اس کا فل جب ڈیولپ ہو جاتی ہے تو کہیں بھی کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہے. انسولین ہم بھی کلیم نہیں کرتے. ہاں ایک انسولین ڈیپینڈنٹ پیشنٹ ہے, اس کا پینکریا ہے ہی ڈیڈ, تو وہاں کیا ہوگا؟ ڈیڈ از ڈیڈ. ٹھیک ہے. اس کو سوائے اللہ کے اور کوئی اس میں جان نہیں. یعنی اس میں ہومیوپیتھک انسولین نہیں آئے گی؟ نہیں, وہ ہم نہیں سمجھتے, میں نہیں سمجھتا. آپ ایسے پیشنٹس کو کچھ دیتے ہیں پھر؟ جی میں آپ کو, یا صرف راستہ بتاتے ہیں کہ آپ ادھر ہی جائیں؟ جی نہیں, میں آپ کو دیکھیں وہ ایک انسولین لے رہا ہے. ٹھیک ہے. ہم اس کو نہیں چھیڑتے. بالکل صحیح ہے, اس کی مینٹین ہو رہی ہے. باقی دیکھیں نا, اس کے اندر ایک ویئر اینڈ ٹیئر ہوئی ہے. دی ڈیمیجز ہیز بین ڈن. اور مزید ہو رہے ہیں. ہاں, صرف پینکریا ہی نہیں ہے, اب اس کی وجہ سے باقی آرگن متاثر ہو رہے ہیں. وہاں جو نقصان ہو رہا ہے ہم اس کو روکنے کی, دیکھیں نا لیکیج جہاں ہو رہی ہے ہم اس کو بند کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس کے باقی آرگنز اور اس کی وہ فزیکل جس کو پوری ٹیوننگ کہتے ہیں, اس کے مطابق مزاجی دعائیں ہم اس کو کہتے ہیں. ہر انڈیویجول کی کچھ مزاجی دعائیں ہوتی ہیں جو اس کی پوری 3 لیول ہوتے ہیں. دیکھیں ہیلتھ کے, فزیکل بینگ, مینٹل بینگ اینڈ ایموشنل بینگ. ایک بندے کو اس وقت صحت مند سمجھا جائے گا جب وہ ان تینوں فیکلٹیز اس کی ٹھیک کام کر رہی ہیں. یہ صرف جسم ہی نہیں ہے, بڑا موٹا تازہ جسم ہے, اندر پتہ چلا اندر ڈپریشن پڑی ہوئی ہے, 100 چیزیں. تو ان سب کو ٹیون کرنے کے لیے تو شوگر پیشنٹ کے لیے بھی ہمارے پاس بہت کچھ چیزیں ہیں. اس کے سائیڈ ایفیکٹ میں اس کو بہت ساری پرابلم آ رہے ہوتے ہیں, بہت ساری ویکنس آ رہی ہوتی ہیں, ان کو کور کرنے کے لیے ہمارے پاس ہے. لہٰذا ہم مطلب کسی پیشنٹ کو بھی ریجیکٹ نہیں کرتے. اچھا سر, ایک ہومیوپیتھک ڈاکٹر کے پاس ایک کمرے میں بہت ساری شیشیاں کوئی 100 کے قریب ہوں گی وہ پڑی ہوتی ہیں, اسی میں سے ہر مریض کو میڈیسن جاتی ہے. کیا یہ سچ ہے کہ صرف وہ اسپیسیفک مٹیریل سے سب کا علاج ہوتا ہے, یا ڈفرینٹ چیزیں ہر بندے کے لیے ریکوائرڈ ہوتی ہیں اور اس پہ ریسرچ چلتی رہتی ہے ساتھ ساتھ؟ جی وہ 100 بھی نہیں, میں تصحیح کر دوں 1000 کر لیں اس کو. اور وہ ایک ہی طرح کی ہوتی ہیں. سب کہتے ہیں جی یہ ایک ہی طرح کی گولیاں دے رہے ہیں, ایک ہی طرح کے قطرے دے رہے ہیں, یہ کیا ہے؟ اصل میں گولیاں جو ہم دیتے ہیں نا وہ ویکلز ہیں, اس کے اوپر جو قطرہ ڈالا جاتا ہے وہ ہوتی ہے دعا. تو وہ دعا الگ الگ ہوتی ہے, الگ الگ 3 ہمارے ریسورسز ہیں جہاں سے ہم دوائی بناتے ہیں. ایک ہے ویجیٹیبل کنگڈم, ایک ہے منرل کنگڈم, اور ایک ہے اینیمل کنگڈم. ان سب سے ہم دوائی بناتے ہیں اور پھر وہ آگے ڈسپینس کرتے ہیں. ٹھیک ہے سر, تھینک یو سو مچ فار ٹوڈے سر. بڑا اچھا لگا آپ سے بات کر کے, تھوڑا سا ہومیوپیتھک سے متعلق ہم جان پائے اور تھوڑا سا اس طریقے علاج سے متعلق بات کر پائے. تھوڑا سا متس بھی ہوتی ہیں کہ جس طرح سلمہ آپ نے پوچھا کہ اچھا دونوں دوائیاں ساتھ ساتھ چونکہ لوگوں کی عمومی رائے بھی ہوتی ہے کہ اچھا ساتھ استعمال کریں کہ ریئیکشن تو نہیں ہو جائے گا. تو سر نے کلیئر کیا کہ اس کو دیکھا جاتا ہے پھر آہستہ آہستہ ٹیپر آف کیا جاتا ہے. چلیں جی ناظرین بڑھتے ہیں آگے ایک اور موضوع کی طرف جو کہ ہے اقبال کے افکار سے جڑا, اور آج کا جو موضوع ہے کہ کس طرح عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اظہار کلام اقبال کا جو مرکزی موضوع ہے, اس پر آج ہم بات کریں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین, ہم سب کا اس پر ایمان ہے. دین حق کی تکمیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ہوئی. اقبال اپنے اردو اور فارسی کے جو کلام ہے اس میں اس حقیقت کا شدت سے اظہار کرتے آئے کہ امت مسلمہ کے افراد کو سمجھ لینا چاہیے کہ جو عشق محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اس کا جذبہ یہ ہے جو دل مسلم کو طاقت بخشتا ہے. بالکل, اور اس زبردست ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ماہر اقبالیات موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر بادشاہ منیر بخاری صاحب. السلام علیکم سر, کیسے ہیں آپ؟ السلام علیکم جی, کیسے ہیں آپ؟
ज़बरदस्त, अल्हम्दुलिल्लाह। सर, सबसे पहले तो ख़ातिमुन-नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार जो हमें इकबाल की शायरी में मिलता है, मैं चाहती हूँ इस पे आप रोशनी डालें आज। हमारे इस खित्ते में जितने भी मुसलमान शुअरा हैं, उनकी शायरी रिवायती तर्ज की तो थी ही, लेकिन उन तमाम शुअरा में एक क़द्र मुश्तरक है कि वो आक़ाए दो जहान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहद मोहब्बत करते थे, उनकी तालीमात से मोहब्बत करते थे। इक़बाल को ये इम्तियाज़ी हैसियत हासिल है कि उन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेइंतहा मोहब्बत की। वो मोहब्बत सिर्फ अल्फाज के हद तक नहीं है, बल्कि उन्होंने उनकी तालीमात को समझा और अपनी शायरी में उसे बयान भी किया है। और उनका मारूफ शेर के की मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को किस दर्जे तक चाहते थे और मानते थे। और फिर अगर उनके फ़लसफ़े को देख लें तो मग़रिबी फ़लसफ़े के साथ साथ उन्होंने इस्लामी फ़लसफ़े और ख़ुसूसन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िंदगी से बहुत सारे मिसालें अपनी शायरी में दी हैं। और वो ये समझते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो निज़ाम यहाँ मुसलमानों को और पूरी दुनिया को दिया है, वो सबसे बेहतर, आला और इंसाफ पर मबनी निज़ाम है। तो उस निज़ाम को उन्होंने अपनी शायरी में पेश किया। तो ये उनका कमाल था कि उन्होंने मग़रिबी अफ़कार के साथ साथ इस्लामी अफ़कार और ख़ुसूसन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शख्सियत और उनकी जो सीरत है उसको भी उन्होंने अपनी शायरी में बयान किया है। बिल्कुल सर, और जब हम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनकी मोहब्बत के इजहार की बात करते हैं तो एक शेर आपने ज़िक्र भी किया उसका, लेकिन इसके अलावा अगर हम शेर व शायरी से हट जाएं, उनकी फ़िलासफ़ी पर आ जाएं, उनकी किताबों पर आ जाएं, जिस तरह द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट इन इस्लाम, उसका जो लास्ट चैप्टर, वहाँ पे रिलीजन एक अहम मौजू पे उनका सवाल, थोड़ा चाहूँगा उस पर भी रोशनी डालेगा कि मज़हब जिससे मुतालिक आम रहा है। तो अब यही है ना कि मज़हब एक पर्सनल मैटर होता है, लेकिन इकबाल ने तो इससे डिफरेंट व्यू दिया। व्हाट वाज दैट व्यू? आपकी आवाज़ थोड़ी सी कट के आ रही है जी, ज़रा क्वेश्चन। अच्छा, मैं जानना चाह रहा हूँ कि जब हम मज़हब की बात करते हैं तो इकबाल का मज़हब से मुताल्लिक जो फ़िलासफ़ी थी वो क्या थी? क्योंकि द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ मॉडर्न थॉट्स, द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट इन इस्लाम, उस किताब का जो लास्ट चैप्टर है उसमें भी उसी सवाल को उन्होंने एलेबोरेट किया है। वो क्या फ़िलासफ़ी थी मज़हब को लेकर इकबाल की? क्योंकि अब तो ये तासुर है, यही राय है, यही कहा जाता है कि रिलीजन इज़ अ पर्सनल मैटर। हमारे यहाँ हिंदुस्तान में अगर आप देखें तो जो मज़हब का सिलसिला है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ है बनिस्बत अरब ममालिक के और दूसरे इलाक़ों से। अल्लामा इकबाल के दौर तक आते आते मज़हब की जो सूरत हाल हिंदुस्तान में थी वो बहुत दगरगूं थी। 1857 की जंग आज़ादी के बाद मुसलमान बहुत पस्ती की तरफ चले गए थे, और फिर हमारे यहाँ चूँकि तराजिम का मुकम्मल सिलसिला नहीं था, शाह वलीउल्लाह और शाह अब्दुल अज़ीज़ के तर्जुमे के बाद और फिर निदवा और बहुत सारे दीगर जो मजहबी इदारे थे, उन्होंने कोशिश तो की थी कि मज़हब का अहया हो सके, लेकिन ये वो ऐसा अजीब गरीब दौर था कि जब हम एक दोराहे पे थे कि जब हिंदुस्तान में दो अक़वाम थी, हिंदू और मुसलमान, और वो आपस में आगे बढ़ नहीं पा रहे थे। तो ऐसे में अल्लामा मोहम्मद इकबाल साहब ने मज़हब का एक रोशन चेहरा हमारे सामने पेश किया है। ये वो दौर था कि जिसमें एक बहुत ही रुजत पसंद सिलसिला जारी था, लेकिन इकबाल एक बहुत तवाना आवाज़ बन कर उभरे हैं, और इस तवाना वेलकम बैक नाज़रीन। गुफ्तगू का सिलसिला वहीं से आगे बढ़ाएंगे जहां से टूटा था। प्रोफेसर डॉक्टर बादशाह मुनीर बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, इकबाल की फ़िलासफ़ी से मुतालिक बात हो रही है। इकबाल का मौत के लिए फ़लसफ़ा क्या था? ज़िंदगी के तो बहुत से मौज़ूआत पे उन्होंने बात की, मौत के बारे में क्या कहा इकबाल ने? ये फ़लसफ़ा जो है ये हमेशा दो चीज़ों पे ही
ہمیشہ بحث کرتا رہا ہے. یونان سے لے کے آپ دیگر دنیا کے فلسفوں کو اگر دیکھیں تو وہ زندگی اور موت یہ دونوں حوالے ہیں. اب ایک تو مذہبی تصور ہے موت کا کہ جو اس بات پہ مذہب کا یقین ہے کہ اس زندگی کے بعد ایک دوسری زندگی بھی ہے اور وہی اصل زندگی ہے, یہ اس کے لیے کھیتی ہے. فلاسفر جو ہیں وہ اس معاملے میں ہمیشہ جو ہے تذبذب کا شکار رہے ہیں. کچھ نے تو صرف اس کا انکار کیا کہ بس نہیں یہی زندگی ہے, اس سے آگے کچھ نہیں ہے. لیکن اقبال کا کمال یہ ہے کہ اقبال نے مغربی فلاسفرز کی باتوں کو اٹھا کے اور اسلامی تعلیمات کی روشنی میں یہ کہا ہے کہ یہ جو انسان کا ارتقاء کا سفر ہے یہ موت پہ ختم نہیں ہوتا, بلکہ موت کے بعد ایک ایسی زندگی کا آغاز ہوتا ہے جس کے متعلق بہت زیادہ معلومات تو نہیں ہیں, لیکن وہ زندگی بہت حقیقی اور اعلیٰ زندگی ہے. تو اس سے پہلے اگر آپ دیکھیں تو ہمارے ہاں جو فلاسفرز ہیں وہ اس سلسلے کو نہیں چھیڑتے تھے. تو موت و حضر کا سلسلہ جو ہے اقبال کے کلام میں مختلف جگہوں پہ ملتا ہے اور مختلف فلاسفوں کے تناظر میں ملتا ہے, لیکن اقبال جو ہے وہ زندگی کی سفر کو ایک دائمی سفر مانتے تو ہیں, لیکن یہ اس زندگی کو اس کا پہلا اسٹیج قرار دیتے ہیں اور آنے والی زندگی کو اس کا مکمل میدان قرار دیتے ہیں. تو اقبال کے ہاں اس زندگی کے عمل اور حرکت کے حوالے سے بہت سارے فلسفے ہمیں ملتے ہیں اور اس زندگی کے بعد کی جو زندگی ہے اس کے حوالے سے بھی بہت سارے فلسفے ہمیں ملتے ہیں. صحیح. سر, اقبال شناسی آج کے دور میں نوجوانوں کے لیے پریکٹیکل لائف میں کس قدر مددگار ہے؟ ہمارے ہاں ہندوستان میں اور خصوصاً پاکستان میں علمی ترقی بہت بعد میں آئی. اگر آپ دیکھیں تو ہمارے ہاں عملی طور پہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی اور پھر ہمارے ہاں پنجاب یونیورسٹی کا آپ دیکھ لیں, سندھ مدرسۃ الاسلام کا دیکھ لیں, اسلامیہ کالج پشاور کا دیکھ لیں, یہ بہت بعد میں آئے. اس لیے ہمارے ہاں علوم جو ہیں وہ بہت بعد میں آئے. لیکن کمال یہ ہے کہ اقبال نے 19ویں صدی کے آخر میں اور 20ویں صدی کے شروع میں ہی ہمارے نوجوانوں کو اور مسلمانوں کو جو ہے وہ دنیا میں اٹھنے والے جو نئے نئے تحریکیں تھیں ان سے روشناس کرایا. قدیم ہمارا جو سلسلہ چلا آ رہا ہے یونان سے لے کے ہمارا عربوں کا سلسلہ جو تھا, پھر ہندوستان کا, پھر ایران کا جو تہذیبی اور معاشرتی اور کسی حد تک اقتصادی سلسلہ تھا, اس سے اقبال نے کنیکٹ کیا ہماری نئی نسل کو. تو اس لیے اقبال شناسی بہت ضروری ہے کہ اقبال وہ برج ہے اس پرانی تہذیب اور نئی تہذیب کے بیچ میں کہ جنہوں نے سائنس, تعلیم, مذہب, معیشت اور فلسفے کو جو ہے وہ اس نسل تک منتقل کیا اور بہت بہتر اور خوبصورت انداز سے منتقل کیا. تو اس لیے آج کے دور میں اگر چونکہ نئی نسل جو ہے وہ ہمیشہ ماضی سے کچھ نہ کچھ لیتی رہتی ہے, تو ہمارے ہاں ماضی میں اگر کسی نے کچھ دیا ہے اور کسی کے پاس دینے کو کچھ ہے تو وہ ہمارے ہاں صرف اقبال ہے, کیونکہ اقبال کے ہاں ایک توانا مذہبی اور فلسفیکل سسٹم موجود ہے جس کو انہوں نے منتقل کیا. اقبال نے تاریخ کا سہارا لیا ہے. جملہ آپ نے ادا کیا کہ اگر ہم کسی کو کچھ دے سکتے ہیں تو وہ اقبال ہے, اور کیا واقعی ہم نے ایسا ہی کیا, اقبال کو دے دیا یا اقبال کو کھو دیا؟ ہم نے یوں سمجھ لیں کہ بہت ساری چیزوں میں بہت بہتر پیش رفت نہیں کی, وہ تعلیم کے سلسلے میں ہو, وہ سیاست کے سلسلے میں ہو, وہ اگر آپ دیکھ لیں جو معاشی اور معاشرتی یا صنعتی اور حرفتی ترقی ہے, ان سب میں ہم نے دوسرے اقوام کی نسبت کم ترقی کی ہے یا ہمارا رجحان اس طرف کم گیا ہے. تو اقبال کے سلسلے میں بھی ہم سے کوتاہیاں ضرور ہوئی ہیں, اگرچہ کوششیں حکومت نے کی ہیں. علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کو لے لیں, اقبال اکیڈمی کو لے لیں, اور بہت سارے کالجز, سکولز اور یونیورسٹیز جہاں اقبالیات پڑھائی جاتی ہے. جس طریقے سے یہ کمیٹی کام کر رہی ہے کہ پاکستان میں بالخصوص نوجوانوں کو یا فار دیٹ میٹر اسکول, کالج, یونیورسٹیز میں ہم دیکھیں گے اقبال کو پڑھایا جائے, سمجھایا جائے, تو یہ بڑا اہم ہے جو سٹیپ گورنمنٹ نے اب لیا ہے.
इंसान हमेशा अपने रूट से वाबस्ता रहता है, वो अपनी जड़ों तक जाता है। तो इकबाल एक वाहिद ज़रिया है जिससे हम अपने माजी के साथ मुंसलिक हो सकते हैं, अपनी तारीख़ का रोशन रुख वहाँ हम देख सकते हैं और फ़िलासफ़ी को और क़दीम फ़िलासफ़ी को मिलके वहाँ उनसे समझ सकते हैं। उनके अफ़कार में जो है वो जो खुदी का एक सिलसिला है और इज्तिमाई बेखुदी जिसको आप मिल्लत का तसव्वुर कह सकते हैं, वो हमारे यहाँ मौजूद है और बहुत सब कुछ मौजूद है जिसको नौजवान नस्ल तक मुंतकिल करना था। तो ये बहुत एक ऐसा इक़दाम है इस हुकूमत का कि उन्होंने इस पूरे महीने से इन सिलसिलों को चलाया और इकबाल को जो है आम लोगों तक लेके आए, इकबाल को कॉलेजों स्कूलों में एक मरतबा फिर लेके गए, इकबाल के कलाम को। इससे ही होगा ये कि हम अपने जो रूट से हैं उनसे कटेंगे नहीं, चूँकि जो सोशल मीडिया है इसकी वजह से हम अपने रूट से बहुत कट रहे हैं। हमारी नौजवान नस्ल जो है उनके पास जो मवाद जा रहा है वो बहुत तवाना मवाद नहीं है जिससे वो एक सेहतमंद कौम नहीं बन सकती। तो है जो इकबाल को अवाम तक पहुंचाने में, नौजवान नस्ल तक पहुंचाने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। जी बिल्कुल, दुनिया में देखें, दुनिया में अगर आप चाइनीज़ और जापानीज़ को ले लें तो उन्होंने इस मीडियाज़ को इस्तेमाल करके अपनी कौम की तरबियत की है। हमारे यहाँ भी होना चाहिए। देखिए इत्तेदाल बहुत ज़रूरी है, नई चीज़ें भी आनी चाहिए और पुरानी चीज़ें भी शामिल रहनी चाहिए। हम अपने अक़दार से हट के तो बहुत कुछ कर सकते हैं लेकिन हमें करना नहीं चाहिए, हमें अपने अक़दार के अंदर रहना चाहिए, हमें अपनी ज़ुबान बोलनी चाहिए, हमें अपने कल्चर पर फ़ख्र करना चाहिए, हमें अपने यहाँ के खुराक, क्योंकि कुदरत ने जो फितरत ने जो चीज़ें जिस इलाके में रखी होती हैं उनके साथ इंसान को आगे बढ़ना चाहिए। तो हमारे यहाँ जो कंट्रीब्यूशन हमारी है वो सोशल मीडिया में बहुत कम है। हम बहुत सारा कंटेंट जो है वो वहीं से उठाते हैं और उसको कॉपी करके जो है आगे पेश करने की कोशिश कर रहे होते हैं। अगर हम अपनी तारीख़ और अपने मशाहिर को भी इसमें शामिल कर लें तो ये बैलेंस हो जाएगा। तो ये बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, वरना हमारा तशख़्ख़ुस नहीं रहेगा अक़वाम में। दुनिया की अक़वाम जो है वो सनत और अरफत में आगे बढ़ रही हैं, हम उसमें भी आगे नहीं बढ़ रहे, लेकिन हमें कम अज़ कम इल्मी और अदबी तौर पे पेवस्ता रहना चाहिए अपने इस सिलसिले के साथ। और इसमें सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया बहुत अहम रोल प्ले कर सकता है और उसमें हमारे पास जो टूल है जिसको हम कह सकते हैं, जिसको हम यानी आगे लोगों के सामने पेश कर सकते हैं, तो इकबाल की शायरी है। बेशक इकबाल की शायरी है। सर बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे और इस अहम मौजू पर हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। नाज़रीन हमें बढ़ना है आगे और आज हम बात करेंगे अफराद बाहम माजूरी की, बिलखुसूस इस में कि कैसे उनके लिए हम, यानी जब हम इंक्लूसिव सोसाइटी की बात करते हैं, इंक्लूसिव कम्युनिटी की बात करते हैं और उनके लिए हम बात करते हैं कि कैसे आपने अपने इन्वायरमेंट को फिजिबल बनाना है, तो ये बड़ा अहम है कि हम उस तरीके से स्टेप्स लें कि हमारे फॉर एग्जांपल अगर व्हील चेयर पे कोई शख्स है वो कैसे किसी इदारे तक पहुंच सकता है, वो कैसे बाहर कम्यूट कर सकता है, उसके लिए कितना इंफ्रास्ट्रक्चर हमने डेवलप किया है। इसी तरह पर्सनल विद स्पेशल नीड्स, उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग हमने इन्वायरमेंट को कितना ढाला, ये बड़ा अहम है। इस पर बात बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक और बात करने के लिए हमारी मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं। सना सलीम साहिबा, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। आप वेरी गुड मॉर्निंग, ज़बरदस्त अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं, उन लोगों की बात हो रही है जो पीपल विद स्पेशल नीड्स जिनके बारे में कहा जाता है। अच्छा, उनकी नीड्स को पूरा करके उनको माशरे का, जो कि हम हमेशा बात करते हैं लेकिन हम कर नहीं पाते, कहीं ना कहीं पे हम लैक कर रहे होते हैं, तो किस तरह से बनाए उनको फ़ाल रुकन? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि हम लोगों को पता होना चाहिए कि पाकिस्तान में रेशो कितनी है इसकी। ये एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है एंड दिस इज़ द लार्जेस्ट ऑप्रेस्ड कम्युनिटी, मतलब ये सबसे ज़्यादा ऑप्रेस्ड कम्युनिटी है। 3.3 मिलियन से 27 मिलियन लोग हैं जो इस वक्त डिफरेंटली एबल्ड हैं, ठीक है। और अगर आप इनकी इंटरवेंशंस देखें तो आप कहीं पे भी जाएं आपको एक्सेसिबिलिटी इश्यूज़ मिलेंगे, आपको रैंप्स नहीं मिलेंगे, आपको आप कुछ भी, आप कहीं पे भी जाएं, क्या आपको व्हीलचेयर के लिए प्रॉपर रैंप्स मिलते हैं? अगर रैंप्स मिलते भी हैं तो मैं अगले दिन देख रही थी कि बैंक के बाहर एक रैंप था और वो इतना स्टीप था कि कोई भी उस पर, शायद मैं नॉर्मल बंदा भी नहीं जा सकता। तो आपके, अगर आप पाकिस्तान में देखें तो एक्सेसिबिलिटी इश्यूज़ बहुत ज़्यादा है, वॉशरूम्स नहीं हैं, जॉब्स का आप रेशो देखें, एजुकेशन सेक्टर में अगर आप देखें तो मैं आई वाज रीडिंग अ रिपोर्ट, तो उसमें अकॉर्डिंग टू जो है ना प्रॉपर UNDP की जो रिपोर्ट है उसमें 52 एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं सिर्फ जो स्पेशल बच्चों के लिए हैं या स्पेशल लोगों के लिए हैं पाकिस्तान में। तो हमें एजुकेशन सेक्टर में मुझे लगता है बहुत काम की ज़रूरत है और इसमें अगर हम एजुकेशन सेक्टर में बहुत मतलब आगे हम लोग सेक्टर्स बनाते हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस बनाते हैं, तो उसमें ये होगा कि लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो है ना, वो अगर एजुकेटेड बंदा होगा तो एम्प्लॉयमेंट भी उनकी हो जाएगी। लैक ऑफ जो
एम्प्लॉयमेंट है वो रेशो कम हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें करनी चाहिए इसमें। अच्छा, उस दिन हमारे पास एक शख्स मौजूद थे नॉर्वे से, वो आए थे और शॉर्ट हाइट व्हील चेयर पर थे। उन्होंने कहा मेरे लिए तो बड़ा आसान है वहाँ पर, मैं तो ड्राइव करता हूँ, मेरे लिए मॉडिफाइड कार है। और इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो पाकिस्तान में भी ये तो है कि पर्सन विद डिफरेंट एबिलिटी, उनके लिए अगर वो उन्होंने गाड़ी मॉडिफाई मंगवानी हो तो उनको टैक्स की छूट है, एक गाड़ी आप मंगवा सकते हैं अपने नाम पर। तो गवर्नमेंट ने तो कुछ स्टेप्स ज़रूर लिए, लेकिन मैं ज़रूर चाहूँगा आप भी एक इदारे से मुंसलिक हैं, ऐसे बहुत से इदारे भी काम कर रहे हैं, किस तरीके से काम हो रहा है, कितना काम हुआ है, कितना चेंज आया है? सो बेसिकली अगर इंडिविजुअल बेसिस पे अगर हम सब काम करना शुरू करें तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान में बहुत सारी चीज़ें सॉल्व होना शुरू हो जाएं। अगर मैं अपने इदारे की बात करूं, गुडविल कनीज़ फाउंडेशन एंड सीडम स्कूल, तो हम लोगों ने क्या किया कि हमने कुछ अरसा पहले, बहुत टाइम से हम लोग इस काम पे, डिसेबिलिटी इंक्लूसिवनेस पे तो काम कर रहे हैं, मगर हमने एक फुल फ्लेज स्कूल बनाया जिसमें अभी माशाल्लाह से हमारे पास 80 स्टूडेंट्स हैं, जिसमें हम डिफरेंटली एबल्ड किड्स जो हैं उनको हम प्रॉपर सिखाते हैं, उनकी फाइन मोटर स्किल्स। जो बच्चे हमारे पास पेरेंट्स आते थे और कहते थे ये जिंदा लाशें हैं, हम इनका क्या करें, इतने तल्ख अल्फाज, ठीक है, इन बच्चों के लिए। और अल्हम्दुलिल्लाह अब वही बच्चे हैं, आई होप वो अगर दिखा सकें आप लोग, मैंने कुछ पिक्चर्स दी, वो जो हैं वो गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं, उसमें से माशाल्लाह ओलंपिक्स अभी हमारे 2 बच्चे हैं, वो ज़ैफ़ा है, अकील है, हमारे 2 बच्चे जो हैं वो बर्लिन जा रहे हैं इंटरनेशनल स्पेशल ओलंपिक्स में। तो ये जो अभी आप स्क्रीन पे बच्चे देख रहे हैं, तो इसमें आप देखेंगे तो ये बच्चे सीपी चाइल्ड थे, जो कुछ हेयरिंग इम्पेयर्ड थे, जो बिल्कुल सुन नहीं सकते थे, बोल नहीं सकते थे, हिल नहीं सकते थे अपने बेड से, तो आज माशाल्लाह वो इतनी अच्छी एक्टिविटीज़ कर रही हैं। ये जो बच्ची आपको नज़र आ रही है स्क्रीन पे, इसका नाम है रुमैसा पीटर, एंड माशाल्लाह ये सीपी चाइल्ड है, मगर ये पहले एक लफ्ज़ भी नहीं बोल सकती थी। हमारी ट्रेनिंग्स के बाद, स्पीच थेरेपी के बाद इसकी प्रॉपर ट्रेनिंग्स होती रही हैं, फाइन मोटर स्किल्स, ग्रॉस मोटर स्किल्स, उसके बाद जितनी भी मतलब हम लोग कर सकते थे इन बच्चों के लिए स्पेशल जो ट्रीटमेंट होता है वो हमने किया, और आज ये गा सकती है प्रॉपर। कितना अरसा लगा इस सब में? इसमें माशाल्लाह से ये 4 इयर्स के बाद हम लोगों को, ये 4 इयर्स की मेहनत है। लेकिन आप ये देखें ये कितना अहम है इस पर बात करना इस तनाजुर में कि वो बच्चे जो किसी भी ऐसी कॉम्प्लिकेशन के साथ इस दुनिया में आते हैं तो पेरेंट्स उन्हें घर से बाहर नहीं निकालते, पेरेंट्स खुद भी अपने को कन्फाइन कर लेते हैं, उनको भी घर में रखते हैं। हालांकि ऐसे इदारे जिस तरह आपका इदारा, ऐसे बहुत सारे इदारे पाकिस्तान में काम करें कि जहाँ पर अगर आप लेकर जाएंगे दे डू हैव द ट्रेनर्स जो कि उनको ट्रेन करते हैं। जो 4 साल सेरेब्रल पाल्सी सीपी चाइल्ड, उसको आपने ट्रेन किया और वो गाती है माशाल्लाह। और शोएब, पेरेंट्स के घर में बच्चों को रखने की एक बहुत बड़ी रीज़न है कि बच्चों को बुलिंग फेस करना पड़ेगी। अगर वो एक नॉर्मल बच्चों के स्कूल में जाएंगे, अगर 4-5 बच्चे एक मुकम्मल इंसान है तो वो उस बच्चे को बड़ी हकारत की नज़र से देखेंगे, फिर मुख्तलिफ किस्म के नाम दिए जाते हैं। अगर कोई बच्चा चल नहीं सकता, अगर किसी बच्चे के खुदा न खास्ता बाजू नहीं है, तो बड़े तकलीफ दे किस्म के मसाइल होते हैं। अब जैसे शोएब ने एक एग्जाम्पल कोट किया, नॉर्वे से हमारे एक मेहमान आए थे, उनके पास पैसे हैं तो सब फैसिलिटीज़ हैं, लेकिन एक वो इंसान जो वसाइल नहीं रखता, जिसके पास शायद पैसों की कमी है, शायद वो वसाइल को ख़रीद नहीं सकता, उसके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं हमारे पास? बेसिकली अगर मैं आपको अपने इदारे का बताऊं तो हम फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी हमारे पास आए तो हम उसको ट्रेनिंग्स देने के लिए रेडी हैं। हम उनको सिखा रहे हैं, हम उनको एजुकेशन देने के लिए रेडी हैं। गुडविल कनीज़ फाउंडेशन एंड सीडम स्कूल हम लोग जितनी भी एक्सेसिबिलिटी इक्विपमेंट्स हैं हम वो भी प्रोवाइड कर रहे हैं इवन, ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको हमने व्हील चेयर्स प्रोवाइड की जो बिल्कुल बेड रिडन थे। हमने उन्हें कहा कि आप वाई आर यू मेकिंग योर सेल्फ डिसेबल, आप अपने आप को क्यों डिसेबल कर रहे हैं, क्योंकि एक बंदा घर में डिसेबल्ड हो या डिफरेंटली एबल्ड हो तो उसके लिए बहुत मुश्किल होता है, उसकी फैमिली भी उसके साथ उस सब ट्रॉमा से गुजर रही होती है। सो हम कोशिश करते हैं कि ऐसे लोगों को बाहर लेके आया जाए। हमारे पास बहुत सारे ऐसे लोग हैं, हमारे पास एक ही फैमिली की 4 बच्चे हैं जो ब्लाइंड हैं। अच्छा। और उनकी आवाज़ आप सुने तो यू विल बी एस्टॉनिश, माशाल्लाह माशाल्लाह, कि इतना टैलेंट है इन बच्चों में, इन लोगों में, कि क्योंकि अल्लाह ताला ने अगर एक चीज़ थोड़ी सी सप्रेस हो जाती है ना तो अल्लाह ताला ने कहीं और नवाज देता है। एग्जैक्टली, कोई चीज़ ऐसी होती है जो उसमें अल्लाह ताला ने वो आपको अप करने के लिए रखी होती है। तो ऐसे बच्चों का वो टैलेंट हमने आगे करना है, हमने निकालना है कि हम इनको कैसे आगे लेके आ सकते हैं। डिफरेंटली एबल्ड लोगों को हम कैसे इस मुआशरे का प्रॉपर हिस्सा बना सकते हैं। और उसमें लोगों के रवैये बदलने की बड़ी ज़रूरत है, उस पर किस कदर काम हुआ?
हम तो प्रॉपर अवेयरनेस सेशंस कर रहे हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में, डिफरेंट लोगों के साथ, इवन पेरेंट्स के साथ, ठीक है, बहुत सारे, क्योंकि उसमें ये होता है ना, लोग कहते हैं कि नहीं ये तो कुछ नहीं कर सकते, ये ऐसा हो सकता है, नेगेटिव परसेप्शन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो उसी परसेप्शन, सोसाइटी का जो परसेप्शन है, हम उसको चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। ये टैलेंट दिखाने का मकसद, ये गोल्ड मेडल्स माशाल्लाह माशाल्लाह उन सब बच्चों की मेहनत है, ये आगे दिखाने का मकसद यही है कि ये बच्चे किसी से काम नहीं है। Everybody can do yes, it. exactly. So यही मोटिव है हमारा कि बच्चों को ट्रेन करने के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए क्या किसी दूसरी कंट्री का कोई मॉडल आपने अडॉप्ट किया या खुद से आपने कोर्सेज और ट्रेनिंग्स डिजाइन की? बेसिकली एज अ प्रोफेशनल आई एम फिजिकल थेरेपिस्ट, तो मुझे पता है कि अब हमें पूरा हमारी डिग्री इसी के लिए होती है, ठीक है। अब जैसे ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हैं, उनकी अपनी डिग्री इसलिए होती है। स्पीच थेरेपिस्ट की पूरी 5 साल की डिग्री है, 4 साल की डिग्री जो बंदा लेता है, वो खुद अपनी इंटरवेंशंस, मुझे लगता है कि हमारे मुल्क के लिए हम खुद सब हैं जो बहुत इंटरवेंशंस ले सकते हैं। अगर हम ICF के मॉडल के अकॉर्डिंग बात करें, इंटरनेशनल जो क्लासिफिकेशन मॉडल है जो डिसेबिलिटी और हेल्थ के ऊपर है, तो उसमें तो हमें बताया जाता है एक्टिविटी लिमिटेशंस होगी, रिस्ट्रिक्शन होगी, आपने ये करना, आपने ये करना। अब हर बच्चा, हर बंदा, हर इंडिविजुअल डिफरेंट होता है, ठीक है। सो हम थ्योरेटिकल जो चीज़ें हैं वो एग्जैक्टली इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, उस पे डिपेंड करता है, उसके बच्चे को देखकर। एग्जैक्टली। सो वो हमारे पेशेंट पे या हमारा जो बच्चा है, जो डिफरेंटली एबल्ड लोग हैं, उन पे डिपेंड कर रहा होता है कि उनकी बॉडी क्या अडाप्ट कर सकती है, ठीक है, और क्या जल्दी कर सकती है। क्या हम, जैसे कुछ बच्चे हैं जो बोल नहीं सकते, तो उनके यहाँ के जो मसल्स होते हैं उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग की जाती है, और वो इंडिविजुअल जो फिजिकल थेरेपिस्ट है उसको प्रॉपर हाथ से करना पड़ता है, ठीक है। कुछ बच्चे होते हैं जिनको वो बहुत जल्दी उससे जो है ना वो बोलना शुरू हो जाते हैं, वो अपना मुंह हिलाना शुरू हो जाते हैं, मगर कुछ ऐसे होते हैं जो उससे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ रहा होता, तो उसके लिए हम डिफरेंट मशीनरी भी यूज़ कर रहे होते हैं, मोडालिटीज़ जिनको हमारी ज़ुबान में बोलते हैं, मेडिकल टर्म में। जी। अच्छा, जो आपने कहा ना कि जो बच्चे बोल नहीं सकते, उसके लिए मसल्स का आपने जिक्र किया, जी जी। किस बीमारी की वजह से, किस कंडीशन की वजह से, बीमारी का लफ्ज़ मैं यूज़ नहीं करता, किस कंडीशन की वजह से वो बच्चे नहीं बोल पाते, जिसमें फिर आप लोग ये थेरेपीज करवाते हैं? बेसिकली ऑटिज्म के पेशेंट्स होते हैं, right. ठीक है। हमारे पास CP के बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे आए, ठीक है। फिर जो बच्चे डेफ होते हैं वो ऑटोमेटिकली उनका ऐसा होता है कि वो बोल नहीं सकते, हालांकि अगर हम उनको हेयरिंग एड लगा के प्रॉपर अगर उनको सिखाया जाए तो वो सीख सकते हैं, वो बोल सकते हैं, उसी को हम कहते हैं स्पीच थेरेपी। तो इसमें काफ़ी सारी डिफरेंट कंडीशंस, कुछ लोगों को एफेजिया हो जाता है, वो बाद में जैसे स्ट्रोक टाइप होता है, ठीक है। अगर मैं नॉर्मल लैंग्वेज में बोलूँ तो आप कह सकते हैं कि पैरालिसिस जिसको बोलते हैं, लकवा तो एक और चीज़ होती है, वो चीज़ नहीं, जिसको हम फॉलेज का अटैक बोलते हैं, वो कभी कभार हो जाता है, तो बच्चों के ज़ुबान पे वो अफेक्ट कर जाती है चीज़, ठीक है। और इसमें सिर्फ ये बच्चे नहीं, अगर आप नॉर्मल बच्चों की तरफ जाएं जो साफ नहीं बोल पाते, उनके लिए भी स्पीच थेरेपीज होती हैं, ठीक है। और मतलब ये बहुत एक वास्ट टर्म है, और जिसको हमें शायद 2 घंटे 3 घंटे भी लगें तो ये ख़त्म ना हो, मगर ये चीज़ है कि हम सबको मुझे लगता है कि ऑन जो है ना लाइक अपने इंडिविजुअल बेसिस पे सना इंडिविजुअली हम क्या करें। मैं एक इंडिविजुअल हूँ, शुएब एक इंडिविजुअल है, हमें खुदा ना खास्ता किसी ऐसे इंसान से वास्ता नहीं पड़ा, या हमारे फैमिलीज़ में आसपास कोई खुदा न खास्ता ऐसी कोई डिसेबिलिटी या कोई ऐसा बच्चा नहीं है जो इम्पेयर्ड हो विजुअली या जो बोल नहीं सकता, हम माशरे के दूसरे लोगों के लिए क्या कर सकते हैं अवेयरनेस के अलावा? आप सबसे पहले तो अवेयरनेस तो है ही, डेफिनेटली है, ठीक है। अगर एक बंदे को पता ही नहीं है कि उसने जाना कहाँ है, ठीक है। अब एक बच्चा होता है, आप CP चाइल्ड है, उसकी जितनी अर्ली डायग्नोसिस के बाद उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट होगा, वो उतना अच्छा रिकवर कर पाएगा, ठीक है। हम इंडिविजुअल बेसिस पे, अब जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी जगह है, ठीक है, आप कहीं पे भी काम करते हैं, वहाँ पे आप अपने इंडिविजुअल बेसिस पे जाके एप्लीकेशन दें कि यहाँ पे एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि कॉन्जेनिटल हो, मतलब कि बचपन से आपको है या कोई प्रॉब्लम है, बाद में हो सकता है, एग्जैक्टली। सो उसके लिए आप क्या इंटरवेंशन कर सकते हैं? एक्सेसिबिलिटी को श्योर करें, अपने जाके अपने जो सोसाइटी है आपको उसको बताएं कि भाई एक्सेसिबिलिटी ज़रूरी है। अगर ऐसा कुछ हो जाता है, फॉर एग्जांपल अल्लाह ना करे, हम में से किसी का अगर हम जा रहे हैं एक्सीडेंट होता है, हम नहीं कोई फ्रैक्चर हो जाता है, हम दूर की बहुत लंबी बात नहीं करते, हम फ्रैक्चर की बात करते हैं,
लोग डिसेबल होकर बिल्कुल घर बैठ जाते हैं. इवन अब जी महीना 2 महीने जब तक उसका है 4 हफ्ते तो कम से कम उसने घर बैठना है. तो वही अगर हम एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड कर दें तो इकोनॉमी को भी हमारी अफेक्ट नहीं होगा. यस, और ये बहुत ज़रूरी है. अब जो लोग हॉलीडेज पे जा रहे हैं वो सब चीज़ें हो रही हैं वो कम हो जाएंगी. ठीक है, उसमें हमारे मुल्क का बहुत बड़ा फ़ायदा है ये. और अगर आप 27 मिलियन लोगों की बात करें जो डिफरेंटली एबल्ड हैं, आप सोचें कि जीडीपी पे इस पे कितना फ़र्क पड़ेगा. तो उनको इंक्लूड करना, बिलियन. यस, तो इंक्लूड करना बहुत अहम है. सो ये चीज़ है. थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया आप आज के दिन के लिए. आप साथ मौजूद थे, इस अहम मौजूद पर हम गुफ्तगू कर रहे थे. एक छोटी सी ब्रेक की तरफ बढ़ना है, ब्रेक से वापस आएंगे, साथ रहिए. अपील ना उसके नाअहली या डी सीट होने के फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन के आज यहाँ पर समाअत थी. और आज उसी समाअत के सिलसिले में हम भी यहाँ पर हाज़िर हुए थे और मेरे मोअज़्ज़ज़ जो कॉलीग्स हैं जिन्होंने ये रेफरेंस इमरान खान के ख़िलाफ़ स्पीकर कौमी असम्बली के पास दाखिल किया था, वो भी आज सब यहाँ पर मौजूद हैं. और आज उस झूठे शख्स की जिसने इस पूरी कौम के साथ झूठ बोला, जो कि मैं तोशा खाना केस को पढ़ने के बाद और उसको इस अंजाम तक ले जाने के बाद मैं एक पाकिस्तान का एक अदना सा सियासी कारकुन होने की हैसियत से ये समझता हूँ कि इमरान खान एक फरेबी, एक झूठा और एक मक्कार शख्स है. और मैं ये कन्विक्शन से बात कर रहा हूँ, ये कन्विक्शन से इस तरह बात कर रहा हूँ कि जिस तरीके से उसने इलेक्शन कमीशन में जो अपने गोशवारे दाखिल करवाए और फिर उन गोशवारों में झूठ बोला, उस झूठ और मक्कारी का जो मंजर आम पर आना था. और राना अबरार जिन्होंने सहाफ़ी ने वो तोशा खाना का केस वहाँ पे दाखिल किया और उस केस को आगे लेके चले, तो इमरान खान पूरी कौम को कहता रहा रियासत मदीना होनी चाहिए, ये सब चोर हैं, ये सब डाकू हैं. और ख़ुद सबसे बड़ा डाकू नहीं, मैं समझता हूँ डकैत निकला. और अरबों रुपए की घड़ियां हथियाने के बाद उनकी एवेल्यूएशंस गलत तरीके से कराई गई, कौम से झूठ बोला गया, अपना झूठा हलफनामा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में साल 2018, 19, 19-20 में दाखिल कराया. करोड़ों अरबों रुपए के तहफ़ इमरान खान ने और बुशरा बेगम ने हासिल किए और फिर झूठ बोलते रहे. और अब आप पूरी कौम के आगे ये चीज़ें अया हो चुकी हैं कि इमरान खान जो हमें हज़रत उमर की मिसाल देता है, इमरान खान जो हमें हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु की मिसाल देता है, उसको शर्म आनी चाहिए रियासत मदीना के अल्फाज भी अपने मुंह से निकालते हुए कि जिस तरीके से वो झूठ बोलता है, मक्कारी करता है और फिर करोड़ों और अरबों रुपए की घड़ियां हथिया लेता है और गलत अपना असर रसूख इस्तेमाल करके उनकी गलत लागत लगवाता है. प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के प्रोटोकॉल अफसर को घड़ियां और सामान लेने के बाद नहीं देता. सऊदीया में मुकीम पाकिस्तानी जो सफ़ीर है उसको जब मोहम्मद बिन सलमान से तहफ़ लेता है उनको तफसीलात से आगाह नहीं करता और वो सारे तहफ़ सऊदीया से वापसी पे सरकारी ख़जाने में जब तोशा खाना में जमा कराने के बजाय वो सारे तहफ़ लेके अपने घर बनी गाला चला जाता है. तो ये है वो रियासत मदीना का जो झूठा शख्स है, उसका असल चेहरा. और तहरीक इंसाफ को जो उसके कारकुन हैं और जो लोग देख रहे हैं, उनको अब ये पता होना चाहिए कि ये सिर्फ करोड़ों अरबों रुपए की चोरी मकारी नहीं करता, ये पैटी थीफ भी है, ये एक छोटा चोर भी है. वो किस तरह? इसने ना कालीन छोड़ा, ना इसने पिरच प्यालियाँ छोड़ी, ना इसने एस्ट्रे छोड़े, ना इसने महंगे टी सेट और इस तरह की चीज़ें छोड़ी, ना कालीन छोड़े. मतलब इसने
छोटी से छोटी चीज से लेके बड़ी से बड़ी चीज सब तोशा खाना से इसने चोरी डकैती की। ये एक पूरा पेटेंट चोर है और हम ये समझते हैं कि ऐसी गंदगी को, जिसने पाकिस्तान की सियासी माहौल को आलूदगी का शिकार किया, जिसने हमारी यूथ और नौजवानों को किस तरीके से रियासत मदीना का झांसा दे के और खुद चोरी डकैतियां करता रहा, जिसने BRT में करप्शन की, जिसने मालम जब्बा में करप्शन की, जिसने सरकारी इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया, जिसने सुनामी ट्री में करप्शन की, इसकी करप्शन अब पाकिस्तानी कौम के आगे रखनी होगी। और ये तमाम चीज़ें, ये तमाम जो उसने करप्शन और जो ये सारी चोरी डकैतियाँ की, अब ये वक्त आ चुका है कि हम वो तमाम मामलात पाकिस्तानी कौम के आगे रखें। और मैं ये समझता हूँ कि इस शख्स को पाकिस्तान इस सियासी गंदगी को पाकिस्तान की सियासत में से अब बाहर निकालने का वक्त आ गया है और इसको ताहयात नाअहल होना पड़ेगा, इसको ताहयात नाअहल होना चाहिए। आर्टिकल 62(1)(f इस पे लगनी चाहिए और इसको जिस तरीके से इसने झूठ बोला है, झूठे हलफनामे जमा कराए हैं, अगर नवाज शरीफ जिनके ऊपर एक इल्ज़ाम लग गया कि अपने बेटे से तनख्वाह नहीं ली, जबकि नवाज शरीफ ने अपना पासपोर्ट जमा कराया हुआ था अपने कागजात नामजदगी के साथ, उसके बावजूद उनके साथ ये ज्यादती हुई, तो उसके बाद ये शख्स तो मकार है, ये तो झूठा साबित हो गया। इसके खिलाफ तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने डिक्लेरेशन दे दी है कि इसने झूठ बोला है। तो वही सुप्रीम कोर्ट का फैसला, कहते तारीख अपने आप को दोहराती है, जिसमें इमरान खान छलांगे लगाता हुआ सुप्रीम कोर्ट से बाहर निकला था, आज वक्त आ गया है कि उसी फैसले की रोशनी में या उसके अलावा जो कि हम समझते हैं कि नवाज शरीफ के साथ ज्यादती थी, वो केस उसके बाद अब इमरान खान को भी उसी तरह से ताहयात नाअहल होना चाहिए, ताकि ये सियासी गंदगी जो है, जो पाकिस्तान की पूरी सियासी माहौल को जिसने ख़राब कर दिया है, इस सियासी गंदगी को पाकिस्तान के सियासी निज़ाम से बाहर निकालना चाहिए, ताकि हमारी आने वाली नस्लें, हमारे नौजवान अब आइंदा आने वाले दिनों में किसी भी झूठे मकार सियासतदान के झांसे में ना आए। बहुत शुक्रिया। मैं गुजारिश करूंगा अपने कॉलीग अली गौहर साहब से कि ये बात करें। आप आगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह के रांझा साहब ने बड़ी तफसील के साथ रोशनी डाली है, ये तोशा खाना का सिर्फ चोर नहीं है। आज तो बिलखसूस तोशा खाना का केस लगा हुआ था, लेकिन हमारे मुल्क में एक टर्म बोली जाती है कि जो आदमी गलत हो उसको कहा जाता है कि फ़लाँ नंबर 2 है। नंबर 2 का मतलब जेली आदमी है, इसने अपने चेहरे के ऊपर एक नकाब ओढ़ा हुआ है। मेरा ख्याल है कि खान साहब ने जितने झूठ बोले हैं, जितनी पाकिस्तान में करप्शन की है, जितने दूसरों लोगों के और अपने सियासी मुखालफिन के बारे में हर्जा सराई की है, मेरा ख्याल है कि खान साहब के लिए कोई नया नंबर ईजाद करना पड़ेगा। 2 नंबर जो है वो इनके लिए काफ़ी नहीं है। आज आप देखें कि खान साहब जिस नहज पर पहुंच चुके हैं करप्शन के ज़रिए कि वज़ीर आज़म बने, वज़ीर आज़म बन के अरबों रुपए के स्कैंडल्स कायम किए, अरबों बल्कि डॉलर्स के स्कैंडल्स कायम किए, जिस तरह के रांझा साहब ने तफसील के साथ बताया है। लेकिन उसके साथ साथ छोटी चोरियां भी नहीं छोड़ी। इसका मतलब है कि खान साहब जो है ये पैदाइशी तौर पर इनको चोरियों की जो है वो ट्रेनिंग ली हुई है, क्योंकि आज भी जब एक कप भी चोरी कर लेता है, आज जब एक वो कालीन चोरी कर लेता है, तो तोशा खाना की अब जो तफसीलात मज़ीद साथ साथ सामने आ रही हैं, मैं तो रांझा साहब से कहूँगा कि ये कोई नए केस बनाएं, क्योंकि जिन चीज़ों की इन्होंने जो वो मतलब है कीमत लगवाई कि ये चंद लाख की लगवाई। एक तरफ मियाँ नवाज शरीफ साहब को डिस्क्वालीफाई किया गया कि बेटे के अकाउंट से तनख्वाह नहीं ली, दूसरी तरफ लाखों रुपए की असेसमेंट करवा के अरबों रुपए की ज्वेलरी लेकर गया। ये तोशा खाना भी अरबों रुपए का टीका था। लेकिन एक ऐसे आदमी से जो कि बाहर से फंड आया था, जो कि कोरोना के दिनों में अरबों रुपए का फंड आया था, जिससे कि वो पाकिस्तान की आवाम के लिए भेजा गया था, खान साहब ने तो उसमें भी हाथ धोए। वो लोगों पर लगाने के लिए अरबों रुपए अपनी जेब में डाले, और उस वक्त के ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान जो कि इन्हीं की हुकूमत के थे, उन्होंने कहा कि खान साहब ये करप्शन आपने की है। जो यतीमों का पैसा ना छोड़ता हो, जो ज़कात के पैसे के साथ जुआ खेलता हो, जो पाकिस्तान में हर किसी को चोर कहता हो और ख़ुद सबसे बड़ा डाकू हो, मैं समझता हूँ कि आज वो वक्त आ गया है कि ऐसे इंसान को अपने एक मंतकी अंजाम तक पहुँचना चाहिए। और इंशाअल्लाह ताला ये जो केसेस शुरू हुए हैं,
इमरान अहमद नियाज़ी अपनी पूरी टीम के साथ, अपने भयानक चेहरे के साथ पाकिस्तानी कौम के सामने एक्सपोज हो चुका है और इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं है जब ये पाबंद सलासल होगा, ये जेल में जाएगा और अपने किए हुए जो करतूत है उनकी सज़ा भुगतेगा। और मैं समझता हूँ कि इस किस्म के फितने को कि जो कि आज आपने देख लिया कि एक केस वो भी लगा हुआ है जिसमें ये अपनी बेटी को भी इन्होंने डिक्लेयर नहीं किया और तस्लीम नहीं किया, उस केस में भी हमारी अदालत से इस्तदा है कि वो इंशाअल्लाह ताला इंसाफ के तकादे पूरे करें और उस बच्ची को भी इंसाफ दिलाएं जिसको कि इन्होंने अपने पेपर्स में डिक्लेयर नहीं किया। तो मैं इन्हीं अल्फाज के साथ जो है वो इजाज़त चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया। मैं ज़रा दोबारा बात करना चाहूँगा क्योंकि पहले कुछ गुफ्तगू मेरे ख्याल से मेरी नहीं हो सकी और मीडिया पर चल नहीं सकी। बुनियादी तौर पे इमरान खान का जो असल चेहरा है, ये वक्त आ गया है कि पाकिस्तान की जो सियासत का गंद है, जो सियासी गंदगी है, उसको पाकिस्तान के सियासी निज़ाम से, जमहूरी निज़ाम से, जो मुल्क माज़रे वजूद में कई शहीदों की कुर्बानियों के बाद आया, इतने तवील सफ़र के बाद आया, उस सियासत के अमल से, सियासतदानों की मेहनत से पाकिस्तान अमल में आया। ऐसे पाकिस्तान की सियासत में से ऐसे गंद को मैं इमरान को इसलिए कहता हूँ कि ये सियासी गंदगी है कि जो झूठ उसने दिलेरी से बोले, जिसकी सियासत की बुनियाद ही झूठ है, जिसकी सियासत की बुनियाद ही टच है, कहते हैं मज़हब को भी टच के तौर पे इस्तेमाल करो, लोगों के जज्बात को भी टच के तौर पे इस्तेमाल करो और दूसरों के ऊपर इल्ज़ाम लगा के उनको चोर कह के एक झूठा नैरेटिव बनाओ। आज ये मकाफाते अमल है कि ये शख्स अपने इमाल की वजह से आज उसका असल चेहरा पाकिस्तानी कौम के आगे आया हो रहा है। ये जो पाकिस्तान के सियासत का गंद है, इस सियासी गंद को अब पाकिस्तान से बाहर निकालना हमारा फ़र्ज़ है। हम जितने भी लोग इमरान खान के खिलाफ जब ये रेफरेंस लेकर आए तो हमने ये फ़र्ज़ समझा कि इस शख्स को जिसने पूरी कौम को रियासत मदीना का झांसा दे के, उनको खुलफाए राशिदीन की मिसालें सुना के और खुद बुशरा बेगम के साथ और गोगी के साथ मिलके करप्शन करता रहा, खुद अपनी साइड किक्स रख के उनके जरिए करप्शन करता रहा, ऐसे झूठे और मकार शख्स का चेहरा पाकिस्तानी कौम के आगे लाना अब इंतहाई अहम है और इसीलिए हम ये रेफरेंस लेकर आगे चले हैं। और आज हम ये समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने तो उसको सिर्फ डी-सीट किया है। हम ये समझते हैं कि ये सियासी गंदगी जो है इसको ताहयात ना अहल होना चाहिए ताकि मुस्तकबिल में पाकिस्तान का कोई भी सियासतदान पाकिस्तान की मासूम अवाम को झांसा ना दे, कोई भी पाकिस्तान का सियासतदान अपनी सियासत की बुनियाद झूठ पे ना रखे, मक्कारी पे ना रखे, फरेब पे ना रखे जिस तरह की इमरान खान ने रखी। और ये जो करोड़ों अरबों से की चोरियों से लेके ये रुपए, चंद रुपए की चोरी तक, कालीन से लेके पिरच प्याली से लेके एस्ट्रे से लेके फ्लावर वास से लेके कारपेट से लेके इसने अरबों रुपए की घड़ियों तक इसने नहीं बख्शी। ये वो शख्स है जो कहता था कि मैं तो वजीर आजम से हाउस से सिर्फ एक डायरी लेकर गया हूँ। वो डायरी भी इमरान खान से लेनी चाहिए। उस डायरी में सारी इसकी डकैती और चोरियों का हिसाब है। आपको चाहिए ये कि आप बनी गाला में इमरान खान से कहे कि पाकिस्तान की मीडिया को बुलाए और अगर आप वो तफसीलात निकालें, आपको तफसीलात पढ़ के ये अंदाज़ा होगा कि वो जितनी भी चीज़ें इसने बनी गाला से चोरी की हैं और गलत वैल्यूएशंस कराई हैं, अब वो सारा सामने आ रहा है मामला कि वो आर्ट ऑफ टाइम्स की जो घड़ी की दुकान का मालिक था उसका इंटरव्यू सामने आ चुका है कि मैंने तो रसीद ही नहीं दी। यानी कि इसने फोर्जरी भी की है। फोर्जरी, ये फ्रॉडी है। इस फ्रॉडी ने गलत रसीदें खजाने में जमा कराई है। यहाँ से अंदाज़ा करें इसकी सोच क्या है। इसने अपना असर रसूख इस्तेमाल करके लाखों रुपए की लागत के जो टी सेट हैं वो 30,000 कम लागत पे शो किए। इसने आईफोन जो कि 1.5 लाख रुपए का था 2018-19 में या 20 में, वो आईफोन इसने 35,000 का जाहिर किया है। ये झूठा मकार शख्स है। इसके जो फॉलोअर्स हैं उनको अब ये तोशा खाना केस का फैसला समझना चाहिए। और हम ये समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने तो अभी रायत की है। इस सियासी गंदगी को, इस झूठे मकार शख्स को पाकिस्तान की सियासत से सारी उम्र के लिए बाहर निकालना चाहिए और इसको ताहयात नाअहल करना चाहिए। अगर इस मुल्क का एक वजीर आजम मियाँ नवाज शरीफ के साथ ये ज्यादती हो सकती है कि उसने जो पासपोर्ट दाखिल कर रखा था और ऐसी तनख्वाह जो उसने वसूल भी नहीं की, जिसके
बारे में उसको बुनियाद बना के सुप्रीम कोर्ट से नायल किया गया, तो ये जो है, ये लाडला जो है, इसको क्यों नहीं तायात नायल किया जाता? इसको तायात नायल होना चाहिए था। और हम ये समझते हैं, और इंशाल्लाह आगे आने वाले वक्त में हम इसकी तमाम चोरियां, चाहे वो फॉरेन फंडिंग है, चाहे वो नेशनल क्राइम एजेंसी का केस है, चाहे वो BRT है, चाहे वो मालम जब्बा है, चाहे वो सुनामी ट्री है, ये तमाम स्कैंडल्स पाकिस्तानी कौम के सामने लेकर आएंगे। और इसका जो असल चेहरा है, जिसके पीछे ये छुपा हुआ है, इसका असल चोर वाला जो चेहरा है, इस सियासी गंदगी को पाकिस्तान की सियासी अमल से इंशाल्लाह हम बाहर निकाल के करेंगे। बहुत शुक्रिया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अब इस फितना और फसाद को ख़त्म होना चाहिए और चोरी करने वालों को सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। चलें जी, क्विकली बढ़ते हैं आगे अपने अगले मौजू की तरफ। वक्त जरा मुख्तसर है तो क्विक तारुफ कराएंगे। पाकिस्तानी बॉक्सर हादिया कमाल खान की आज हम बात कर रहे हैं और उनके वालिद सैयद कमाल खान जो 3 स्टार रेफरी भी हैं, पाकिस्तान बॉक्सिंग फेडरेशन के जज भी हैं, दोनों में ज्वाइन कर चुके हैं। और वजह यह है कि अभी नवंबर में क्वेटा में नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में टाइटल अपने नाम किया है हादी ने, तो और कई टाइटल अपने नाम कर चुके हैं। वेलकम करते हैं आप दोनों को। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? आपको आवाज आ रही है? अस्सलाम वालेकुम, हम ठीक, आप सुनाएं, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। क्या हाल है, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया। हादिया, पहले जानना चाहेंगे आपसे। आवाज आपकी आ रही है? परफेक्ट, थोड़ा सा डिले आ रहा है। हादिया, थोड़ा सा जानना चाहेंगे, मुख्तलिफ टाइटल्स अपने नाम करते करते जो नवंबर का इवेंट हम जिसका जिक्र कर रहे हैं, क्वेटा में नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप, कैसा रहा मुकाबला, किसके साथ था, कितना टफ रहा? कोयटा का नेशनल चैम्पियनशिप अच्छा था, टफ मुकाबला था क्योंकि जो ओपोनेंट थी मेरी वो टफ थी, लेकिन माशाल्लाह अल्लाह के करम से मैं जीत गई। ट्रेनिंग हार्ड की थी, मेरे कोचेस ने ट्रेनिंग करवाई थी, मामा बाबा ने टाइम ज़्यादा दिया था, तो जीत गई। बेस्ट बॉक्सर भी बन गई और गोल्ड भी ले लिया। वेरी नाइस हादिया, बहुत मुबारक हो आपको, ज़बरदस्त आप पाकिस्तान का नाम रोशन कर रही हैं। आपके वालिद से मैं जानना चाहती हूँ कि आपको कैसा लग रहा है बेटी की इस जीत पे और कितना सपोर्टिव रोल आपका रहा है? ज़ाहिर है मतलब हर वालिदैन के लिए जो है बहुत मतलब एज़ाज़ की बात होती है अगर उनके बच्चे जो है वो आगे जाएँ और कामयाब हो जाएं। और फिर इस तरह मतलब नहीं, एक तो होता है कि अपने ज़ात के लिए मतलब नहीं कामयाब हुई है, नहीं ये पूरे पाकिस्तान के लिए, पूरे कौम के लिए कामयाब हुई है, तो मेरे ख़्याल से इससे ज़्यादा मेरे लिए फ़ख्र की बात और कोई नहीं है। बेशक। और हादिया, उर्दन का शहर ओमान, यहाँ पर एशियन जूनियर बॉयज़ एंड गर्ल्स बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2022 पहला मेडल आपने हासिल किया। ये किसी भी पाकिस्तानी खिलाड़ी के लिए फॉर श्योर एक एजाज़ की बात है। यू आर द फर्स्ट पाकिस्तानी एथलीट जिसने ये एजाज़ हासिल किया। थोड़ा इस बारे में प्लीज़ बताइएगा मुझे, इस इवेंट से मुताल्लिक भी। उर्दन के शहर अमान में एशियन बॉक्सिंग चैम्पियनशिप थी जिसमें मैंने मेडल लिया, ब्रॉन्ज़ मेडल लिया। पाकिस्तान का हिस्टोरिकल मेडल है। इससे पहले कोई पाकिस्तान में ऐसा प्लेयर है नहीं जिसके पास एशियन मेडल हो। मैं फ़र्स्ट फीमेल हूँ जिसके पास एशियन मेडल है, तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ। पाकिस्तान का झंडा जो है तो वो भी ऊपर हो गया, खुश हो गई क्योंकि पाकिस्तान के लिए मेडल ले लिया, पाकिस्तान का नाम रोशन किया, तो बहुत प्राउड फील हो रहा था। सही, आपने हादिया सितारे पाकिस्तान अवार्ड भी हासिल किए, इसके बारे में भी बताइएगा। जी, मैंने सितारा पाकिस्तान अवार्ड भी हासिल किया है। जब मैं जॉर्डन से आई तो उन्होंने फिर मुझे कांटेक्ट किया। आई थिंक थोड़ा टाइम हुआ तो फिर जो अवार्ड था तो उन्होंने अवार्ड जो डिस्ट्रीब्यूट करते उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया। उन्होंने कहा कि आपका अवार्ड है, तो फिर उन्होंने मुझे अवार्ड दिया सितारे पाकिस्तान का, क्योंकि हिस्टोरिकल मेडल है, पाकिस्तान का पहला मेडल है।
ہر چیز پہلی آپ کے حصے میں آئی ہے. آپ پہلی ویمن UBO نیشنل ٹائٹل بیلٹ چیمپئن کا اعزاز بھی آپ نے حاصل کیا ہے. یہ بھی اسی برس حاصل کیا ہے ہادیہ؟ جی جی، یہ بھی فرسٹ پاکستان میں مطلب پہلا ہی بیلٹ ہے جو کہ میں جیت گئی. یہ مقابلے ہمارے پشاور میں ہی ہوئے تھے اور یہ UBO کا فرسٹ ٹائٹل بیلٹ تھا جو کہ میں نے جیت لیا. صحیح. کمال صاحب آپ تھوڑا سا بتائیں کہ ٹریننگ کے دوران کبھی ہادیہ کو ڈانٹتے بھی ہیں یا بیٹی باپ والا رشتہ اسی طرح رہتا ہے، پیار آ جاتا ہے، کوئی بات نہیں چھوٹی ہے بعد میں سمجھ جائے گی؟ دونوں بیلنس رکھنا پڑتے ہیں. اصل میں یہ ہے کہ اگر آپ بچے کو ڈانٹتے نہیں ہیں، ان کو ٹریننگ کے دوران اگر آپ ان کو فری ہینڈ دے دیتے ہیں تو پھر وہ آگے پرفارم نہیں کر سکتے. اب جیسے مطلب میں آپ کو جارڈن کی اگر بتا دوں تو جارڈن میں نے ان کو ایک دن بھی ان کو ریسٹ نہیں کرنے دیا ہے. میں نے وہاں پہ اس کو کبھی مطلب قزاقستان کے ساتھ، کبھی ازبکستان کے ساتھ، کبھی جو ہے اس کے جارڈن کے ساتھ، ویتنام، تائی لینڈ، کوئی کنٹری میں نے نہیں چھوڑی ہے جن کے ساتھ میں نے اس کو وہاں پہ جو ہم اس کو سپائرنگ کہتے ہیں، یعنی فائٹ ہوتی ہے، جو ٹریننگ وہ ہوتی ہے، فائٹ ہوتی ہے، اس کو ہم سپائرنگ کہتے ہیں، ہمارے باکسنگ کی لینگویج میں اس کو سپائرنگ کہتے ہیں. تو میں نے اس کو صبح جو ہے کنڈیشننگ کروائی ہے اور شام کو جو ہے اس کو روزانہ جو ہے سپائرنگ کروائی ہے. تقریباً کوئی 13 میں نے اس کو سپائرنگ وہاں پہ کروائی تھی. ایک دن بھی میں نے اس کو آرام سے نہیں رہنے دیا اور اس کا ریزلٹ یہ تھا کہ ابھی جو ہے جو نیشنل کیلی ہے تو وہاں پہ جو ہے یہ بیسٹ باکسر ڈکلیئر ہوئی ہے. ماشاءاللہ. ایک مضبوط بیٹی کے لیے باپ کو مضبوط بننا پڑتا ہے یا کہ ماں کو؟ میرے خیال میں دونوں کو، اس لیے دونوں کے یہ ہوتا ہے نا کہ وہ کہتے ہیں کہ مطلب میاں بیوی جو ہے یہ مطلب ایک گاڑی کے دو پہیے ہوتے ہیں، ٹرین مطلب ایک پٹری پہ جا رہے ہوتے ہیں. تو ظاہر ہے مطلب اگر ایک لیفٹ رائٹ پہ وہ ہوگا تو مطلب گاڑی نہیں چلے گی. تو اس میں سب سے زیادہ جو ہے ہماری مطلب بیک پہ جو کڑی ہے وہ ان کی والدہ ہے، جو کہ پاکستان کی فرسٹ اینڈ اونلی انٹرنیشنل مطلب کوالیفائڈ باکسنگ کوچ ہے. زبردست. ہادیہ لاسٹلی آپ بتائیں کہ واٹس نیکسٹ، کون سا اگلا مقابلہ جس کے لیے تیاری کر رہی ہیں؟ ابھی نیکسٹ تو جو آئے گا تو نیشنل گیمز آ رہی ہیں تو اس میں پارٹیسپیشن کرنے ہے اور جو گول ہے میرا وہ تو اولمپک سے اب پاکستان کے لیے گولڈ میڈل لانا ہے. اب اولمپک کی تیاری چل رہی ہے کہ اولمپک سے اب پاکستان کے لیے میڈل لانا ہے انشاءاللہ. انشاءاللہ. اور ویسے روٹین تھوڑی شیئر کریں گے اپنی؟ ساتھ پڑھائی بھی ہے، ساتھ ٹریننگ بھی ہے، ایونٹس پہ جانا بھی ہے، باہر بھی جانا ہے، روٹین کیا ہے، کیسے مینج کرتی ہیں؟ ایزیلی مینیج ہو جاتا ہے. ابھی کالج میں نے ایڈمیشن لینا ہے تو بس ٹریننگ زیادہ ہوتی ہے. جب ٹریننگ زیادہ ہوتی ہے تو پڑھائی پہ زیادہ کنسنٹریٹ نہیں کر پاتی ہوں، لیکن پھر بھی پڑھ لیتی ہوں. ایزیلی ٹائم مینیج ہو جاتا ہے. ایک شیڈیول بنا دیتے ہیں بابا کہ یہ اس ٹائم پہ یہ کرنا ہے، سارا جو اسکیجول بابا بناتے ہیں بس اسی کو مینیج کرنا پڑتا ہے، اسی کے ساتھ چلنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. بابا کی رانی ہیں اور بابا کی لاڈلی بھی ہیں لیکن بابا کا پراؤڈ بھی ہیں. بہت شکریہ ہادیہ. اور کمال صاحب بہت شکریہ. یہ پراؤڈ فادر ماشاء اللہ. سوری تھوڑا وقت کم تھا ورنہ اور ضرور آپ سے بات کرتے ہیں. انشاءاللہ کبھی اسلام آباد آئیں تو ہم چاہیں گے کہ سیٹ پر بھی آئیں. بہت شکریہ اگین. ناظرین وقت کے ختم، ملاقات کریں گے نئے مہمانوں اور موضوعات کے ساتھ کل. رکھیے خیال، دعا میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.